ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो, ऑडिट में इन लास्ट वी हैव सीन विद द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट लास्ट लेक्चर में। तो अगर आप इनहेरेंट लिमिटेशन देखोगे तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज सच दैट कि जिसकी वजह से वी कैन नॉट गिव द एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज देयर इज अ account is full of judgment, and in accounts we need to make many judgments. So for that very reason there is a premise that while conducting an audit, और वो प्रीमाइज और वो एजम्पशन सही नहीं रहेगा, ठीक है, इसीलिए वी कैन नॉट गिव द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिट प्रोसीजर की नेचर ऐसा है कि जिसमें प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस हैं। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर इवेंट। तो ये 5 रीजन की वजह से वी कैन नॉट गिव द एब्सोल्यूट एश्योरेंस, दैट इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट देखा and we have seen with the assurance engagement or its elements. Assurance engagement जो है वो दो तरह के होते हैं, एक हिस्ट्रिकल और एक प्रोस्पेक्टिव। एक्चुअली ये जो एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं वो हम टॉपिक मतलब ये ऑडिट रिव्यू तो कर लिया, बट उसके स्टैंडर्ड्स जो है उसका टॉपिक हम आज करने वाले हैं। देखो, जैसे अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ही ऑडिटर के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, व्हिच विल बी बाइफरकेटेड इनटू 2। एक होगा क्वालिटी कंट्रोल। ये जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं व्हिच इज कॉल्ड SQC, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टार्टिंग फ्रॉम 01 to 99। तो SQC 01 to 99 जो सीरीज है at you can say inter level SQC1 we will see in 11 chapter ethics, उसमें हम SQC1 देखेंगे, बाकी SQC आपके लेवल पे नहीं कुछ भी। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या है, जिसमें आपको अब देखिए जैसे ओके कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो देयर इज ISO सर्टिफिकेट। ओके, वो सर्टिफिकेट किसके लिए, वो एक स्टैंडर्ड है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने मैन्युफैक्चर किया, तो वी कैन ट्रस्ट अपॉन देम कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो है वो ISO सर्टिफाइड है, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे ही जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो डिसाइड कौन करेगा, तो ऑब्वियसली आर इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल को लेके स्टैंडर्ड दिया कि आप जो ऑडिट कर रहे हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और उसको लेके SQC1 हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 11 में, नॉट हियर। ओके, दूसरा टॉपिक है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। सी, ये जो स्टैंडर्ड है दैट इज फॉर क्वालिटी कंट्रोल, और दूसरे जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट आर दी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, तो उसकी 4 कैटेगरीज आएगी। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड्स हैं। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, एंगेजमेंट मतलब क्या, लास्ट लेक्चर में हमने किया। एंगेजमेंट मतलब क्या है, जब आप ऑडिट या ऑडिट रिलेटेड कोई भी सर्विस के लिए क्लाइंट आपको एंगेज करते हैं, यू राइट एंगेजमेंट लेटर टू देम और देयर इज एन एग्रीमेंट, बराबर, कि आपको एक ऑडिट असाइनमेंट के लिए अपॉइंट किया गया है। तो कौन अपॉइंट करेगा वो सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करिए। तो ये जो एंगेजमेंट है वो 4 तरह के हो सकते हैं, और वो 4 तरह के जो भी एंगेजमेंट हैं सभी के अलग अलग कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले हैं एसेस, व्हिच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एसेस, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, हमारे पूरे सीए इंटर के सिलेबस में चैप्टर वाइज हम ये एसेस करेंगे। चैप्टर वाइज, चैप्टर में जो जो टॉपिक आ रहे हैं, मॉड्यूल में भी ऐसे ही किया है, चैप्टर में जो जो टॉपिक आ रहे हैं उसके साथ साथ हम ऐसे कर रहे हैं। जैसे चैप्टर 1 में हमने ऐसे टू ऑडिट किया, टू ऑडिट में ऑब्जेक्टिव देखा तो ज्यादातर वही फोकस था, तो ऐसे टू ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ द यू कैन से ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बराबर। तो ये जो ऐसे हैं उसकी सीरीज है 100 से लेके 999 तक, ये सीरीज नंबर याद रख लेना।
ये नाम भी याद रखना है, सीरीज नंबर भी याद रखना है। क्यों, मैं बताता हूं आगे आपको। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में सीरीज आएगी SA 100 से लेके SA 999 तक। तो क्या सर इतने सारे एसेज हैं? नहीं, ऐसे इतने सारे नहीं है, बट बीच बीच में जगह रखिए, जिससे क्या होगा कि कभी भी कोई भी टॉपिक वाइज ऐसे ऐड करना हो तो बीच में आप ऐड कर सकते। लाइक ऐसे 200 इज देयर, फिर 210, फिर 220, 230, तो बीच के एसेज अभी नहीं है, कभी भी उनको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, बराबर। ये जो ऐसे हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल है? नाम इटसेल्फ सजेस्ट करता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब ये हैं ऑडिट के लिए। ये किसके लिए है? अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑडिट के लिए। तो जब भी आप रेगुलर जो ऑडिट करते हैं, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, चाहे वो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, बराबर, जब भी आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करते हैं, यू गिव ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट आप जो दोगे वो एज पर SA 100 से लेके 99 तक की जो सीरीज है वो आपको चेक करनी होगी। और हमारे पूरे सिलेबस में ये सभी एसेज जो एट इंटर लेवल एप्लीकेबल है वो रिस्पेक्टिव चैप्टर में आ जाएंगे। तो एसेज किसके लिए हैं? इट अप्लाइज टू ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बराबर। दूसरा है SREs, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। यहां पे फोकस किस पे है? रिव्यू पे। इससे पहले हमने ऑडिट वर्सेस रिव्यू का डिफरेंस देखा। ऑडिट क्या है, रिव्यू क्या है। वैसे ऑडिट हो या रिव्यू हो, दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही होता है, बट ऑडिट जो है उसमें आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हो, जबकि रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस होगा। रिव्यू मतलब क्या? एक बार कोई टॉपिक का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो चुका है, बट आपको पर्टिकुलर टॉपिक डेटर्स है उसका रिव्यू कर दो, तो वहां पे हमारा फोकस एश्योरेंस हाई लेवल नहीं होगा, हमें सिर्फ रिव्यू करके देना है। तो रिव्यू में एश्योरेंस कैसा होगा? लिमिटेड एश्योरेंस देन रीजनेबल। यहां पे हम ऑडिट में हम डिटेल में प्रोसीजर करेंगे, मोर प्रोसीजर विल बी देयर, जबकि रिव्यू में विल बी हैविंग अ लिमिटेड प्रोसीजर। यहां पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम ऑडिट करेंगे, जबकि यहां पे मैनेजमेंट जो भी टॉपिक बोलेंगे उस टॉपिक पे आप रिव्यू करोगे, तो लिमिटेड है। तो वही जो हमने ऑडिट वर्सेस रिव्यू किया वो ये है एसेज एंड SREs। तो जब भी मैं बात करूंगा रिव्यू, तो वो कहां पे एप्लीकेबल होगा? SREs, मतलब वो रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ, देखो, वंस यू बिकम एन ऑडिटर और आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, आफ्टर बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आफ्टर टेकिंग COP, क्योंकि COP के बिना तो आप ये कुछ कर सकते नहीं है, बराबर। या तो आप जॉब करने जाओगे, उसमें तो आप सर्विस में हैं, मतलब आप सर्टिफाई कुछ भी नहीं कर सकते, बराबर। तो यू मस्ट बी हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो वंस यू रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आपका फर्म का नाम आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे? ऑडिट करोगे, फॉलो एसेस। और मान लीजिए रिव्यू, ये आपको बहुत ही कम बार देख, प्रैक्टिकली यू विल फाइंड लेस, बराबर। रिव्यू कभी कभी करवाते हैं, तो रिव्यू में क्या होगा? आपको SRE एप्लीकेबल होगा 2000 से लेके 2699। और देखिए ये सीरीज का नंबर याद रखना बहुत ही आसान है, ओके। क्यों? क्योंकि SQC में क्या होगा? फर्स्ट 100 से लेके 99। एसेज में क्या होगा? 1000 100 से लेके 999। और फिर तीनों जो सीरीज हैं, तीनों की सीरीज उन्होंने अरेंज की है सेम। SRE 2000 2699, SAE 3000 3699, SRS 4000 469। वेरी सिंपल, ओके। और एक बार सीरीज के नंबर भी पूछे थे आप, इसलिए मैं बोल रहा हूं सीरीज के नंबर याद रखो, ओके। यहां पे क्या होगा? So when we talk about audit, reasonable assurance. When we talk about review, it will be limited assurance. Limited assurance. फिर आएंगे assurance engagement. When we talk about assurance engagement, अभी देखिए ये जो assurance engagement है, that is called SAEs, Standards on Auditing Assurance Engagement. तो apply in एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन, यहां पे क्या बात हो रही है? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
मतलब यहां पे हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे। तो आगे देखो, हमने दो बाइफरकेशन किए थे, एक हिस्टोरिकल, एक प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या होगा, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, सीमे डेटा बनाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बराबर। तो यहां पे अगर आप देखोगे, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 5 ईयर का प्रोजेक्शन करके आपने दे दिया। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उस पे आप कैसे वो एश्योरेंस आप अंडरटेक करोगे, तो उसके लिए है SAE 3000 से लेके 3699। और सिर्फ ऑडिटर ऑडिट नहीं करते, ऑडिट के अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस। हाँ, फिर एक ही कंपनी का आप दोनों साथ में नहीं कर सकते, मतलब ऑडिट भी आप करोगे, उसकी कंसल्टेंसी मतलब उसका इंटरनल कंट्रोल वो भी आप करोगे, तो फिर इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आप देखोगे कंपनी ऑडिट में सेक्शन 144 में ऐसी काफी सारी लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं कंपनीज एक्ट में, जो आप नहीं कर सकते अगर आप उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं। हाँ, आप उसके स्टैट्यूटरी नहीं है तो आप कोई भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस करो, उसका फंड मैनेज कर दो, उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हैंडल कर दो, मतलब ये नंबर ऑफ सर्विसेज है जो आप, मतलब आप सोचो फाइनेंशियल, ऐसी एन नंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ऑडिट के अलावा आप प्रोवाइड कर सकते हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कई सारी फॉर्म है जिसको आप बोलोगे ना ऑडिट करते, बोले ऑडिट नहीं करते, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो गई है, उसमें झंझट बहुत है, इससे अच्छा है आप ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, बराबर। ऐसी कई सारी फॉर्म है जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये है रिलेटेड सर्विसेज, ये ऑडिट की सर्विस नहीं है, अदर देन ऑडिट है। तो यहां पे क्या होगा, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, कॉल SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, 4000 से लेके 4699। दिस इज एंगेजमेंट फॉर प्रोसीजर ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट और अदर रिलेटेड सर्विसेज नोटिफाइड बाय ICAI, और वो भी आप वही सर्विस कर सकते हो जो ICAI ने नोटिफाई कर रखी है, बराबर। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ सर्विस के स्टैंडर्ड्स हैं, जिस स्टैंडर्ड को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसएस। एसएस किसके लिए है, दैट इज अप्लाई टू ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देन आप करें SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, इट अप्लाई टू रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉट ऑडिट, रिव्यू ओनली, ओके। और फिर है SAE, एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये किसके लिए है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ भी, प्रोजेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, ओके, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, और अदर रिलेटेड सर्विसेज, अदर रिलेटेड सर्विसेज, ऑडिट के अलावा कोई भी अदर रिलेटेड सर्विसेज है उसके लिए स्टैंडर्ड्स है। चलो इतना क्लियर है। तो ये कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। 16 तक हमें हो चुके थे, 17 बाद में करेंगे, पहले 18 पे आ जाओ। अभी हमने जो टॉपिक किया क्वेश्चन नंबर 18 उस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, standards collectively known as engagement standard issued by AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, मतलब ICAI के अंडर में ही आता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसने ये सब स्टैंडर्ड इश्यू किए हुए अंडर अथॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ ICAI। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछा, ऐसे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो कलेक्टिवली एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बोलते हैं। कलेक्टिवली एंगेजमेंट मतलब 4 कैटेगरी, तो यहां पे आपको सिर्फ ये 4 कैटेगरी लिखनी है। एसएस ये अप्लाई किसके लिए होगे, ऑडिट। SREs ये किसके लिए अप्लाई होगे, रिव्यू। SAEs ये किसके लिए होगे, एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और SRS ओके, तो ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन और अदर रिलेटेड सर्विसेज विच में बी स्पेसिफाइड बाय ICAI। 4 कैटेगरी, अभी चारों कैटेगरी को डिटेल में समझाएंगे, बट बिफोर वी गो फॉर दैट थिंग, यहां पे मैंने वैसे तो ऐड कर दिया है। देखो यहां पे एक बार ऐसा भी पूछा था,
ये अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इसमें क्या आएगा, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग अप्लाई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। नॉर्मली जो आप रेगुलर ऑडिट करते हैं स्टेट ऑडिट, वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ऑडिट होता है। तो दिस अप्लाई इन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और यहां पे हाई क्वालिटी बेंचमार्क है फॉलोड बाय ऑडिटर कंडक्टिंग ऑडिट, और वी नीड टू गिव द रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बराबर। इट इज अ वाइड स्पेक्ट्रम इश्यू ऑफ फील्ड ऑफ ऑडिटिंग रेंजिंग ओवर इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर इसमें इटसेल्फ कैटेगरीज कर रखी है। वैसे नॉर्मल एसेस की कैटेगरी 100 to 999, अभी आप इसमें भी डिटेल में देखोगे तो अंदर बहुत सारी कैटेगरीज बना के रखी हुई है। ओके, 200 to 299, 300 to 399, 500 to 599, इट गोज ऑन, 500 to फिर 700 में रिपोर्टिंग आएगा। तो वो सब हम पूरे सिलेबस में देखेंगे। ओके, लाइक यहां पे अगर आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। 200 में क्या आएगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स। 230 में क्या आएगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये हम चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। फिर 315 चैप्टर 3 में देखेंगे, 500 चैप्टर 4 में देखेंगे, 700 चैप्टर 8 में देखेंगे। तो वैसे क्या होगा, सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रिस्पेक्टिव चैप्टर में आ जाएंगे। और जब भी आपको बोले एग्जाम्पल के साथ दो, तो ये तो एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि 200 ही देना है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के एग्जाम्पल पूछे 4-5, तो आपको जो भी स्टैंडर्ड्स का नाम नंबर पता है वो आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ओके, फिर रिव्यू एंगेजमेंट। हाँ, रिव्यू एंगेजमेंट जो है वो रिव्यू के लिए है, और ये आपको देगा लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। दिस विल गिव यू लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या है, लोअर एश्योरेंस देन द प्रोवाइडेड बाय द ऑडिट, क्योंकि ऑडिट में हम क्या देते हैं, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। रिव्यू also provide assurance to user involve obtaining sufficient appropriate audit evidence। हाँ, बट इसका बिल्कुल ही मतलब ये नहीं है कि आप एविडेंस नहीं गैदर करोगे। रिव्यू में भी sufficient appropriate audit evidence तो आपको गैदर करनी होगी। उसके एग्जांपल्स हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए एग्जांपल ये याद रख लेना, ये दो एग्जांपल याद रख लेना, क्योंकि SREs इंटर के सिलेबस में नहीं है। तो यहां पे चैप्टर 1 में आपको एग्जांपल दिए दो, वो दो एग्जांपल याद रख ले, बराबर, अगर कोई सीरीज पूछे तो। पहला है 2400 एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, एंड 2410 रिव्यू ऑफ इंटरियम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। वैसे एक AS25 भी आता था, याद करो, इंटरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, वो रिस्पेक्टिवली क्वार्टरली जब आप अपना रिपोर्ट देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कई सारी लिस्टेड कंपनीज है, उसको कंपलसरी क्या करना पड़ता है, क्वार्टरली रिपोर्ट देना होता है। तो फिर उसका अगर आप रिव्यू करोगे तो वो 2410 में आ जाएगा, ऑडिटर जब रिव्यू करेंगे तब। और ये अभी दोनों जो हमने ऐसे किया, एक ऐसे और एक SRE, चाहे ऑडिट करो चाहे रिव्यू करो, ये दोनों कहां पे अप्लाई होंगे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करो या स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू, ये दोनों के दोनों कहां पे एप्लीकेबल होंगे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बट जब हम बात करेंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट अप्लाई होगी अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब ये नॉर्मली नॉन फाइनेंशियल और प्रोस्पेक्टिव के लिए एप्लीकेबल है। नॉन फाइनेंशियल मतलब मान लीजिए आपको डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए रखा गया है कि आप क्या करोगे, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करके दोगे। मतलब अभी आगे हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल इज नथिंग बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को वो इंटरनल कंट्रोल सेट करना है। किसके लिए सेट करना है, सो दैट मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई फ्रॉड और एरर इफ एनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और मैनेजमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल कर पाए। वो आगे हम चैप्टर 3 में देखेंगे, बराबर। तो वो भी आप ऑडिटर बना सकते हैं। तो अगर आप वो अरेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन फाइनेंशियल, क्योंकि उसमें कुछ फाइनेंशियल नहीं आता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एग्जांपल इसके भी याद रख लो, ऐसे 3400 एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोजेक्टेड डेटा,
एंड 3420 रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के लिए जो आपको इंक्लूड करना है उसका आप यहाँ पे एश्योरेंस करके देने वाले हो। प्रोस्पेक्टस में जो एक्सपर्ट होते हैं जो अपना स्टेटमेंट देते हैं उसके बारे में ये स्टैंडर्ड है। और नेक्स्ट है रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज में क्या होगा, आप कुछ भी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करो, ओके, लाइक प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल डेटा, अकाउंट पेबल, रिसीवेबल, परचेसेस, सेल्स प्रॉफिट एटसेट्रा। इसका अगर आप सीरीज देखोगे 4400 एंड 4410। और अदर है क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वालिटी कंट्रोल चारों स्टैंडर्ड पे एप्लीकेबल है। मतलब टॉपिक कुछ भी प्रोवाइड करो, चाहे आप ऑडिट करो, चाहे आप रिव्यू करो, चाहे आप अदर देन फाइनेंशियल हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, चाहे आप अदर रिलेटेड कोई भी सर्विस करो, एज एन ऑडिटर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, यू नीड टू मेंटेन क्वालिटी। मतलब आप सर्टिफाई करके भी दे रहे हो, नेटवर्क सर्टिफिकेट दे रहे हो, उसमें भी आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने होंगे। भी क्वालिटी में क्या आ सकता है, एसक्यूसी में क्या आएगा, तो एसक्यूसी 1 हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और एसक्यूसी 1 एज आई सेड चैप्टर 11 में देखेंगे। उसमें क्या आएगा, तो देखो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है, फिर ऑडिटर के जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी क्वालिटी क्या है, फिर डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करते हो, बहुत टॉपिक डिटेल में आएगा कि हाउ यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर क्वालिटी, और उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा। तो वो हम एसक्यूसी चैप्टर नंबर 11 एथिक्स के साथ देखेंगे। तो ये टोटल 4 कैटेगरी है। अभी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है एक 18 के बाद जो सीरीज है वो ऐड कर दिया है। क्यों, आपको बताता हूं मैं आपको। यहां पे अगर आप देखोगे, हाँ, ये नवंबर 20 देखो, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा है इन टर्म्स ऑफ रिवाइड प्रीफेस। ये रिवाइज क्यों बोल रहे, रिवाइड प्रीफेस, रीनेमिंग ऑफ ऑडिटिंग एश्योरेंस। पहले AAS हुआ करता था, AAS, मतलब AS 1 2 3 4 5 40 तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में AAS हुआ करता था। ओके, वो सब को हटा दिया और उसकी जगह पे नए स्टैंडर्ड्स आए, ये वाली सीरीज सब एसएस, SREs, SAEs, SRS एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये रीनंबरिंग किया गया है और ये 4 कैटेगरी है। अभी सिर्फ 4 कैटेगरी नहीं पूछा आपको, देखो आपको क्या पूछा है, प्रोवाइड ऑल्सो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड विथ न्यूमेरिकल सीरीज, नवंबर 20 पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल सीरीज के साथ आपको पूछा गया। तो देखो यहाँ पे ओल्ड सिलेबस में आपको पूछा था ये रीनेमिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एश्योरेंस, प्रोवाइड लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड विथ न्यूमेरिकल सीरीज। ओके, तो यहाँ पे 4 टॉपिक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विस, और फिर उसकी सीरीज। ये मैंने मटेरियल में ऐड कर दिया है और वैसे भी मैंने जो चार्ट आपको दिया है उसमें ये सब आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको सीरीज का न्यूमेरिक सीरीज देना होगा कि कौन सी न्यूमेरिक सीरीज एप्लीकेबल है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, रिसेंटली आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे पूछा था, आरटीपी में, आरटीपी में 24 standards on auditing, audit of historical, whereas standards on review engagement apply in review of historical financial information, examining giving detailed examples। तो आपको क्या पूछा है, एसेज और एसआरईज और उसके डिटेल एग्जांपल्स। तो आपको क्या समझाना है, एसेज और उसके एग्जांपल्स, एसआरईज और उसके एग्जांपल्स, या आपको ये 4 कैटेगरी में से कुछ भी पूछ सकते हैं और फिर उसके एग्जांपल्स। आर यू गेटिंग दिस? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वैसे तो ये आपके मॉड्यूल में, तो ये न्यू मॉड्यूल में नहीं दिया है बट पुराने मॉड्यूल में था और रिसेंट आरटीपी या एमटीपी में कहीं पे था, इसलिए मैंने ले लिया है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, नॉलेज के पर्पज से भी आपको ये पता होना चाहिए। जब हम बात करेंगे स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट इश्यूड बाय आईसीआई, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो स्टेटमेंट भी इश्यू करता है। स्टेटमेंट मतलब स्टैंडर्ड,
और गाइडेंस नोट इश्यू करता है, दैट इज कॉल्ड GN। स्टैंडर्ड्स दो तरह के हैं, ऑडिट के स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड। गाइडेंस नोट भी दो तरह के, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग, गाइडेंस नोट ऑन यू कैन से ऑडिटिंग। जनरली जो स्टेटमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, ये मैंडेटरी होते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं, मैंडेटरी है। मतलब मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो जिन जिन लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल उसको कंपलसरी वो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ओके। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सभी को एप्लीकेबल है, मतलब अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको पूरे ऐसे 100 से लेकर 99 तक एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो भी आपको एप्लीकेबल हो गए। मतलब जो भी, मान लीजिए आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी के रिलेटेड, या मान लीजिए आप रिपोर्ट दे रहे हैं तो फिर रिपोर्ट में भी 700 सीरीज में आएंगे। तो अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाइड स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा, अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं देते तो वो स्टैंडर्ड आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ओके। तो जब हम बोलेंगे स्टेटमेंट या स्टैंडर्ड, एग्जामिन द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग मैटर कंप्लाइड विथ इन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस इन द इवेंट ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है अकाउंटिंग के लिए, स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है ऑडिटिंग के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएट करता है तो उसको रिपोर्ट करना होगा, ये डेविएशन हो रहा है, ओके। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है AS2, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, वो आपको बुक करना है। बट उसने मेथड फॉलो क्या की, कॉस्ट, बोले NRV हम कंसीडर नहीं करते, मतलब यू आर डेविएटिंग फ्रॉम S2। एज एन ऑडिटर अगर वो S2 फॉलो नहीं करता तो हमें रिपोर्ट करना होगा एज एन ऑडिटर, दैट इज आवर ड्यूटी। और फॉर दैट वेरी रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड AS, और इसलिए आपको एडवांस अकाउंटिंग पूरे 1 से लेके 29 AS आते हैं। तो हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर, कभी भी आपने डिपार्चर किया तो आपके रिपोर्ट में आना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी है। बट गाइडेंस नोट जो है, जनरली गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी नेचर होती है, ओके। गाइडेंस नोट जो है वो रिकमेंडेटरी नेचर है। गाइडेंस नोट मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट ने इश्यू की हुई है, रिसोर्सेज में अगर आप देखोगे गाइडेंस नोट, फिर यहाँ पे गाइडेंस नोट ऑन ऑडिटिंग एस्पेक्ट। तब देखो कारो 2020 आता है, तो कारो 2020 की गाइडेंस नोट आई थी। जब कारो 2020 पहली बार आया था तब, मतलब वो पहले 16 था, फिर रिवाइज करके 2020 आया, उसमें काफी क्लोज ऐड हो चुकी है, तो उसका रिवाइज गाइडेंस नोट एडिशन भी आ चुका है। और ये गाइडेंस नोट जो है अगर आप देखोगे, हमें कारो का एक स्मॉल टॉपिक लगता है 1-2 लेक्चर का, बराबर। अभी वो जो कारो का रिपोर्टिंग होता है उसके अगर आप ये गाइडेंस नोट देखोगे, उस टॉपिक पे ही इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस दिया है, 379 पेज की बुकलेट है पूरी, ओके। और ये सिर्फ गाइड किसके लिए इंस्टीट्यूट ने गाइड किया है आपको कि कैसे, क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए ये कारों में तो क्या है, आपको पूछेंगे कारो, आप बोलोगे ये नोट डाउन कर दो कि भाई फिक्स एसेट की जो भी रजिस्टर है वो मेंटेन करना है, स्टॉक की रजिस्टर मेंटेन करना है, रेगुलर इंटरवल पे रजिस्टर मेंटेन करना है, किया है कि नहीं किया है, कारों में आपको इतना रिपोर्ट करना है, बराबर। अभी वो टॉपिक को लेके इन्होंने इतना डेप्थ में आपको समझाया होगा कि प्रैक्टिकली ये सिचुएशन आएगी तो आप क्या करोगे, वो सिचुएशन आएगी, तो ये सब गाइडेंस नोट आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक एक क्लोज को डिटेल में वो एक्सप्लेन करेंगे डेप्थ में, तो ऐसे हर एक टॉपिक के लिए गाइडेंस नोट देते हैं। देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, अभी ये छोटा सा 5 पॉइंट मतलब 5 लाइन का टॉपिक है, उसके लिए 5 पेज समझाएंगे आपको 41 से लेके 46, बराबर, पैराग्राफ कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ऑडिट कैसे करोगे, इन्वेंट्री, लोन एक्सेट्रा। फिर एक 143.12 में फ्रॉड का रिपोर्टिंग आता है, तो उसके लिए भी गाइडेंस नोट इश्यू की है। तो ऐसे क्या करेंगे, सभी को लेके गाइडेंस नोट इश्यू करेंगे, तो दैट इज रिकमेंडेड इन नेचर। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, एम्बिग्यूटी है, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं, आपके गाइडेंस के लिए ही दिया गया है, बट ये रिकमेंडेड इन नेचर है।
चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? In case of doubt, they refer, otherwise not. ओके चलो इतना क्लियर है। तो व्हाट वी हैव सीन, दो तरह के स्टैंडर्ड है, एक क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड और एक एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड SQC 1 से लेके 99। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड की 4 कैटेगरी है। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऐसे सीरीज 100 से लेके 999 इसके लिए एप्लीकेबल है। ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन सा एश्योरेंस देंगे हम? रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बराबर। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू। रिव्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 2000 to 2699। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन सा एश्योरेंस देंगे हम? लिमिटेड, मतलब लेस देन द रीजनेबल एश्योरेंस। फिर स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAEs 3000 से लेके 3699 अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, प्रोस्पेक्टिव और नॉन फाइनेंशियल। SREs रिलेटेड सर्विसेज 4000 से लेके 4699। ये अदर सर्विसेज में कोई एश्योरेंस होता नहीं है, उसमें जस्ट हम क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वी डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एश्योरेंस। चलो इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20। why are standards needed? हाँ, स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी है? स्टैंडर्ड्स ensure carrying out auditing against established benchmark at par with global practices। ये जो भी एसेस लिए हैं that will be by considering और applying the global practices। ओके, तो ग्लोबल जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके बेसिस पे हमने अडॉप्ट किए हुए। तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो भी है वो फॉलो हो और एक एस्टैब्लिश बेंचमार्क सेट हो। यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस। स्टैंडर्ड्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देयरबाय हेल्पिंग यूजर टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर सेट होगी। तो जो भी यू कैन से इंफॉर्मेशन दिया है दैट विल बी एज पर स्टैंडर्ड। जो भी ट्रीटमेंट देंगे दैट विल बी एज पर स्टैंडर्ड और एवरीबॉडी विल फॉलो द सेम। यूनिफॉर्मिटी रहेगी। देखो मतलब अगर आप ऑडिटर 1 के पास गए तो भी वही ऑडिट होगा जो ऑडिटर 2 के पास जाओगे, 3 के पास जाओगे, 4 के पास जाओगे, क्योंकि कोई भी ऑडिटर है सभी ऑडिटर को एक स्टैंडर्ड सेट प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। अब अलग बात है प्रैक्टिकली कौन फॉलो करता है कौन फॉलो नहीं करता है, देन इट विल बी डिफरेंट मैटर, बराबर। बट यूनिफॉर्मिटी रहेगी। आप कोई भी स्टैंडर्ड इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एंड एंश्योर ऑडिट क्वालिटी। So this is why the standards are needed. Duties in relation to engagement and quality control standards. So as a you can say professional person, what are your duties? So simply अगर आप देखोगे it is a duty of professional accountant, मतलब प्रोफेशनल अकाउंटेंट मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हो रही है, नॉर्मल अकाउंटेंट की नहीं, बराबर। तो जब भी आप जो भी सर्विसेज टेकअप करें, ऑडिट की तो ऐसे फॉलो करें, रिव्यू की तो SRE फॉलो करें, तो वैसे ही आप जो जो सर्विसेज ले उसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। एंड ओवरऑल यू नीड टू फॉलो द SQC स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो अब तक हमने जो किया वो SS, SRE, SAS, SRS एंड SQC। एंड ड्यूटी क्या है? अगर आपने कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो आपकी ड्यूटी है आपको उसका रीजन देना कि आप अपने रिपोर्ट में वो स्टैंडर्ड आपने क्यों फॉलो नहीं किया। ऐसा कौन करेगा भाई? ऑब्वियसली जो फॉर्मेट आप देंगे वही फॉर्मेट में हम रिपोर्ट देंगे और जो स्टैंडर्ड आप देंगे उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम ऑडिट करेंगे। व्हाई वी शुड डिपार्ट इट फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स गिवन बाय ICAI ऑब्वियसली। और फिर भी आप डिपार्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट गिव द रीजन फॉर द सेम कि मेरा रिपोर्ट ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? ऐसा नहीं होगा। जनरली वी विल फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड्स गिवन बाय द
ICI। चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। नंबर 6 पे आ जाओ। चलो, CAP बाबू is conducting audit of FS of Quick Buy Private Limited. He was not able to obtain external confirmation from certain debtors due to practical difficulties and peculiar circumstances. However, such a procedure is mandated under one of the standard of auditing. अभी ये हम आगे एक स्टैंडर्ड्स में देखेंगे जहां पे आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505 लेना होता है, बराबर। Unable to obtain external confirmation from this debtor, he relied upon sale to these parties, e-invoice, e-way bills, trace payment of this party, बैंक अकाउंट, मतलब उसको छोड़ के उसने बाकी सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लिया है। He was reasonably satisfied with audit evidences obtained. Is there any other reporting duty cast upon him to not following mandatory procedure in one of the standards on auditing? देखो अभी हमने क्या बोला, प्रोफेशनल अकाउंटेंट मतलब ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है, आपको हर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना। अगर आप कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे तो आपको डॉक्यूमेंट करके रखना होगा। इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म। अगर आप बोल रहे हैं मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं किया क्योंकि प्रैक्टिकली डिफिकल्टी आ रही है, ओके, तो उसकी जगह पे आपने कुछ और तो किया होगा। हाँ, वो कौन सी प्रोसीजर फॉलो की है उसका डॉक्यूमेंट करके रख दो। दैट्स इट, दैट्स योर ड्यूटी। एंड रीजन फॉर डिपार्चर टू बी डॉक्यूमेंटेड, इट इज क्लियर। मतलब आपके पास, मतलब अगर ICAI से कोई आए और आपको पूछे आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों नहीं किया, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि व्हाई आई हैव नॉट फॉलोड दिस प्रोसीजर इन ऑडिट बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड विद द अल्टरनेटिव प्रोसीजर। मैंने अल्टरनेटिव प्रोसीजर की है और उससे मैं सेटिस्फाइड हूं, तो दैट इज ओके। तो आपके रिपोर्ट में ये डिपार्चर होना चाहिए। रिपोर्टिंग में आगे देखेंगे जब ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक आएगा, चैप्टर नंबर 8, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि एज एन ऑडिटर आपको क्या रिपोर्ट करना होगा। चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? हाँ, रिसेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, उस पर हम आएंगे। और एक बीच में मैंने 17 क्वेश्चन छोड़ा था क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, उसमें भी आएगा। बट अभी केस स्टडी बेस्ड MCQ नंबर 2 पे आ जाओ। चलो, केस स्टडी बेस्ड MCQ। वन ऑलरेडी हमने इससे पहले के लेक्चर में कर लिया था। चलो, ये प्योरली स्टैंडर्ड्स पे है। अभी हमने जो स्टैंडर्ड का टॉपिक किया उसी पे बेस्ड है। तो मी एंड यू प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। The plant of company has recently started production with the help of funds provided by the bank for purchase and installation of machinery. Further, company is also utilizing working capital credit facilities from the same bank, meeting day-to-day working. Okay, नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसने प्लांट परचेस किया है, उसके लिए फंड भी लिया है बैंक से, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की CC भी चल रही है फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर पेमेंट। However, just within 6 months of its operation, the management feel that working funds are inadequate and situation is creating liquidity issues in the company. The management of the company approached to its banker and requested for enhancement of working credit facilities. तो CC की लिमिट बढ़ा दो। तो जैसे ही बैंक में गए तो बैंक मैनेजर ने क्या बोला, इंसिस्टिंग अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी फॉर हाफ ईयर along with report providing assurance in this regard duly signed by chartered accountant as audit is far away. अब देखिए, अगर वो ऑडिट रिपोर्ट के लिए वेट करते, ऑडिट रिपोर्ट कब मिलता? ऑडिट रिपोर्ट आप कब दोगे? फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके बाद आप रेगुलर ऑडिट करोगे। तो उन्होंने क्या किया, अभी ऑडिट तो दूर है, तो एक काम करो, 6 मंथ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके दे दो और वो एश्योरेंस दे दो चार्टर्ड अकाउंटेंट। It also requires projected financial statement coming here along with the report of CA providing assurance regarding this projection considering request of the management. उन्होंने वो भी बोला कि आप फ्यूचर के प्रोजेक्शन करके भी दे दो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 कैटेगरी एंगेजमेंट है, उसकी कैटेगरी यहाँ पे आ रही है।
ऑडिट तो किया नहीं है तो क्या होगा, रिव्यू करोगे। फिर प्रोस्पेक्टिव, तो वो क्या हो जाएगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। The management provides CAP who has qualified recently and started practicing report assuring half year result and projected financial statement is sought. Assume company only provide trial balance and financial statement in draft preliminary form along with the company's record for relevant half year to CAP and request to duly sign. बोलो आपको क्या दे रहे, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस नहीं, बोले ट्रायल बैलेंस ले लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लो ड्राफ्ट फॉर्म में, और आप 6 महीने का सर्टिफाई करके दे दो, और प्रोफेशनल फीस भी डिसाइड हो गई। अभी आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज engaged CAP to issue duly signed report of half year. Which of the following standard or relevant to CAP is applicable? देखो अगर रिव्यू होगा ना तो आपको स्पेसिफिकली बोलेंगे रिव्यू करना है, और रिव्यू कब करोगे पता है, जनरली वो ऑडिट होने के बाद आप रिव्यू करते हो, तो ये रिव्यू नहीं है, ना ही ये ऑडिट है। ऑडिट तो आप जेन्युइन होने के बाद करोगे, बराबर। तो अगर आप यहां पे देखोगे ये क्या होगा, देयर इज नो स्टैंडर्ड, ये भी नहीं है, ऑडिट तो बिल्कुल ही नहीं है, और कहीं पे आपको बोला है रिव्यू करना, नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, अदर रिलेटेड सर्विसेज। Which of the following statement is most appropriate in given situation? CAP can assist management in preparation of affairs of a company, however issue of report in such a case is outside the scope. अभी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीए, ओके, तो आप वो नहीं करोगे, बिल्कुल ही नहीं करोगे। सीएपी कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ एफएस एंड ही कैन इश्यू द ऑडिट रिपोर्ट, ऑब्वियसली नहीं, मतलब अकाउंट भी आप बनाओ, रिपोर्ट भी आप इश्यू करो। सीएपी कैन असिस्ट प्रिपरेशन ऑफ एफएस ऑफ अ कंपनी एंड ही कैन इश्यू कंपाइलेशन रिपोर्ट। एक बात समझ लेना, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपको कंपाइलेशन रिपोर्ट करना है तो आप कर सकते हो, अदर सर्विसेज कंपनीज एक्ट में भी दिया है 144 कर सकते हो, साथ में ऑडिट रिपोर्ट नहीं कर सकते आप, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, आप एफएस प्रिपेयर करने में उसकी हेल्प कर सकते हो, तो फिर आप कंपाइलेशन रिपोर्ट दोगे, और वो इसीलिए एसआरएस आया। एसआरएस में क्या आता था, कंपाइलेशन। अगर आप देखोगे ये रिलेटेड सर्विसेज है, रिलेटेड सर्विसेज में क्या आएगा, अप्लाइड टू एंगेजमेंट एग्रीड ऑन प्रोसीजर इंफॉर्मेशन कंपाइलेशन एंगेजमेंट, उसको आप अकाउंट कंपाइल करने में हेल्प करोगे, और ऐसी कोई भी अदर रिलेटेड सर्विसेज है उसमें भी आप हेल्प कर सकते हो। हाँ, तो यहां पे क्या आएगा, डी देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एफएस ऑफ अ कंपनीज मैनेजमेंट, सीएपी कैन नॉट असिस्ट मैनेजमेंट प्रिपरेशन, हाउएवर ही कैन इश्यू रिव्यू रिपोर्ट, नहीं, तो यहां पे भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप उसका अकाउंट प्रिपरेशन में हेल्प नहीं कर सकते, कर सकते हो, अदर रिलेटेड सर्विसेज कर सकते हो, हाँ उसके साथ ऑडिट नहीं कर सकते, दोनों साथ में नहीं कर सकते आप, बराबर। इन द अबव सिनेरियो issuance of signed in financial statement of half year CAP as I discussed last para of case study, identify the most appropriate, last para ये, बराबर। तो मोस्ट, अब यहां पे समझो लास्ट पेरा का पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। लास्ट पेरा मतलब क्या है, कंपनी ने क्या किया है आपको, कंपनी इज प्रोवाइडिंग ओनली ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, और आप उसको रिव्यू करके दे दो, रिव्यू नहीं सॉरी, साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर रिलेटेड सर्विसेज में कंपाइलेशन करके आप दे दो। उसके लिए थर्ड आपको एमसीक्यू पूछा है कि इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉपिक क्या हो, ओके। तो SQC is not applicable to CAP, cannot issue audit report। अभी देखिए, क्योंकि वो रिव्यू अदर सर्विसेज दे रहा है, तो अदर सर्विसेज देगा तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं देगा, तो ये क्या बोल रहा है, SQC एप्लीकेबल नहीं है, ये गलत है। क्यों, SQC किस में एप्लीकेबल है, देखो एक बात समझ लो, ये जो SQC है ना, SQC दैट इज एप्लीकेबल to all engagement standards। समझ में आ रहा है, मतलब SQC जो है वो सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं है,
एसक्यूसी ऑडिट के लिए भी है, रिव्यू के लिए भी है, एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए भी। एज एन ऑडिटर आप कुछ भी करोगे ना, एसक्यूसी तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो गलत ही है। एसक्यूसी नॉट एप्लीकेबल एज पीए कैन नॉट इश्यू रिव्यू रिपोर्ट, ये भी गलत है। रिव्यू में भी आपको इश्यू करना होगा। एसक्यूसी एप्लीकेबल इन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट, ये सही लग रहा है। एसक्यूसी इज नॉट एप्लीकेबल, पहले तो ये एसक्यूसी नॉट एप्लीकेबल है ना, वो स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दो, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। एसक्यूसी सभी सिचुएशन में एप्लीकेबल है, तो यहां पे आंसर सी ही आए। क्लियर है? अभी बैंकर ने आपसे क्या रिक्वेस्ट किया है? बैंकर ने रिक्वेस्ट ये किया है कि अगर आपको सीसी लिमिट को एनहेंस करना है तो आपको क्या करना होगा? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करने होंगे। ओके, और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे आएंगे? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां पे आएंगे? एश्योरेंस एंगेजमेंट, यहां पे। ओके, देखो, the banker has requested projected financial statement for coming year along with report। ओके, तो यहां पे रिव्यू तो आएगा नहीं, नो स्टैंडर्ड नहीं आएगा। रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज अभी देखिए दो डिफरेंट है यहां पे। एक आपको पहले 6 महीने का रिपोर्ट बना के देना है, तो वो अदर रिलेटेड सर्विसेज में। जो 6 मंथ्स का आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका रिपोर्ट बना के दिया, वो है रिलेटेड सर्विसेज। बट जो आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपने दिया और उसका जो रिपोर्ट किया, वो है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और लास्ट, सपोज सीएपी ऑल्सो एक्सेप्ट वर्क ऑफ इशूइंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिपोर्ट टू बी साइंड बाय हिम। मैनेजमेंट प्रोजेक्टेड टर्नओवर 100 करोड़ फॉर नेक्स्ट ईयर, 150 करोड़ 200 करोड़ फॉर कमिंग ईयर, कंपेयर टू प्रेजेंट टर्नओवर 25 करोड़ फॉर द करंट हाफ ईयर। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो इसमें आप मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या अप्लाई करोगे? CAP has to satisfy himself regarding arithmetical accuracy. Hey, we are not supposed to consider only the arithmetical accuracy, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ओके, चलो, हाफ ईयर का कितना हुआ? 25, तो फिर डबल हो जाएगा 50 ऑलमोस्ट। तो सिर्फ arithmetical accuracy से कंसर्न नहीं है। Reasonableness of assumption underlying projected financial turnover और it consistent with actual, हाँ, तो एक्चुअल के साथ आपको कंपेयर तो करना है। Satisfy himself regarding arithmetical accuracy with proper presentation, प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। Reasonableness, consistency, disclosure and presentation, देखो यहां पे सिर्फ एक्चुअल के साथ कंपैरिजन है, डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन नहीं है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो भूल ही जाओ। आंसर बी या डी? बी में यहां तक है और डी में डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन भी है, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? ये पूरा स्टैंडर्ड्स को लेके आपको ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पूछा था, मतलब मॉड्यूल का है, ठीक है। चलो, इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट? ओके, अभी रिसेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे और एक टॉपिक हमने जो बीच में रखा था, क्वालिटी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर? ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? इसको लेके एमटीपी अक्टूबर 21 में, लॉर्ड जस्टिस लिनली in the course of judgment in famous London versus General Bank case had succinctly summed up overall view of the auditor should be regard to personal qualities। एक्चुअली जब ऑडिट नया नया आया था तब ये एक केस हुआ था, फेमस केस, लंदन वर्सेस जनरल बैंक। उसमें एक लॉर्ड जस्टिस लिनली थे, उसने स्पेसिफाई किया था व्हाट ऑडिटर इज नॉट सपोज टू, ओके, नॉट सपोज टू डू करके पूरा लिस्ट दिया था। It is not a duty of auditor to do this. It is not a duty of auditor to do this. It is not a duty of auditor कि कंपनी ने डिविडेंड दिया कि नहीं दिया। It is not duty of auditor कि कंपनी प्रॉफिटेबली रन कर रही है कि नहीं कर रही है। It is not duty of auditor कि कंपनी जो है उसने लोन दी है, उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी ली है कि नहीं ली है। ऐसा करके पूरा लिस्ट दिया था। उन्होंने लास्ट में इतना बताया था कि ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इज कि
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं, बस इतनी हमारी ड्यूटी है। और वो तो हमने ऑब्जेक्टिव में वैसे भी ले लिया है, बराबर। बट यहां पे ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? तो एज एन ऑडिटर आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए। देखो, ऑडिटर इज कंसर्न विद द रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल मैटर ऑफ बिजनेस एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल मैटर्स inherently are to be set with problem of human fallibility, error, frauds are frequent. So you need to be very much careful regarding the same. Apart from that, you must be having a personal quality. Okay, कुछ आपकी पर्सनल क्वालिटी भी होनी चाहिए एज एन ऑडिटर। टैक्ट, पोशन, फॉर्मनेस, गुड टेम्पर। कभी ऑडिटर को गुस्से होते देखा है? मतलब क्या ये फाइल लेके आए? योर रेपुटेशन इज सच दैट यू नॉट लुक गुड इन दैट थिंग, बराबर। मतलब ऑडिटर का जो टेम्परामेंट है थोड़ा लेवल में होना चाहिए। इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, जजमेंट, पेशेंट, क्लियर हेडेडनेस, रिलायबिलिटी, ये सब पर्सनल क्वालिटी आप में होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, he must be having sign of culture of attaining great height. He must have the highest degree of integrity backed by independence. ये भी चैप्टर 11 में हम एथिक्स में डिटेल में देखेंगे। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंटनेस। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क, यू मस्ट बी वेरी मच ऑनेस्ट। प्लस इंडिपेंडेंट, यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट। योर जजमेंट शुड नॉट बी बायस्ड बाय द पर्सन हु अपॉइंटेड यू। कि फीस उसी से आ रही है, चलो वो बोलते हैं वैसा कर देते हैं, ऐसा मत करना। ओके, यू आर सपोज टू परफॉर्म योर ड्यूटी इन प्रोफेशनल केयर, और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको ध्यान में लेके आपको करना है। तो जो भी कोड ऑफ एथिक्स आपको दिए गए हैं, वैसे एथिक्स का छोटा सा टॉपिक चैप्टर 11 में आएगा, बाकी बहुत बड़ा टॉपिक आएगा, एक सेपरेट चैप्टर आएगा कॉल्ड प्रोफेशनल एथिक्स फाइनल लेवल पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, मतलब हमारा भी एक्ट है, उसके शेड्यूल्स में आपको बहुत सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। आपको वो सारे एथिक्स फॉलो करने, नहीं फॉलो करोगे तो क्या करेंगे, आपकी डिग्री वापस ले लेंगे, सिंपल। आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल कर देंगे या 2-3 साल के लिए बैन कर देंगे और फिर पब्लिश कर देंगे न्यूज़लेटर में कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिसने प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो नहीं किया है। तो जो भी रेपुटेशन बनाई वो सब गई काम से। मतलब ऐसे कई सारे एथिक्स बनाए हुए आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। कभी देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की एडवर्टाइजमेंट, यू कैन नॉट एडवर्टाइज। ओके, ऑडिट के साथ रिटर्न फ्री, ऐसा कुछ भी। तो दैट शुड नॉट बी देयर। ओके, मतलब अकाउंटेंट से कमीशन भी नहीं ले सकते एथिकली। हाँ, एथिकली यू कैन नॉट। मतलब मान लीजिए कोई अकाउंटेंट को बोल दे 100 ऑडिट लेके आओ, आपका 10% कमीशन रखते हैं, यू कैन नॉट डू दैट। ये प्योरली चीपनेस हुआ, बट फिर भी कई चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं ऐसा। ओके, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस नॉट अलाउड। ओके, मतलब ये तो छोड़ो, आपकी वेबसाइट भी कैसी होनी चाहिए वो भी आपको आईसीएआई बताएगी, वो भी छोड़ो। आपके ऑफिस के बाहर जो नेम प्लेट लगेगा उसकी साइज भी क्या होगी वो भी आपको आईसीएआई बताएगी। यू कैन नॉट हैव अ होर्डिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहे हैं, चलो आ जाओ, तो होर्डिंग नहीं लगा सकते आप। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगाए हुए हैं विच आईसीआई बिलीव कि इंटीग्रिटी के लिए, हमारी इंटीग्रिटी के लिए और हमारी रेपुटेशन के लिए ये सही है, दैट यू आर अबाइड बाय दोस थिंग्स। अगर फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और आईसीआई का जो काउंसिल है वो आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, मतलब आप देखो जॉब के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते ऑब्वियसली। वंस यू आर डूइंग प्रैक्टिस तो यू मस्ट बी हैविंग अ फुल टाइम प्रैक्टिस, फिर आप जॉब नहीं कर सकते। हाँ, ऑब्वियसली क्लासेस भी नहीं ले सकते हैं, उसमें भी लिमिटेड पीरियड है कि वीकली आप 20-25 आवर्स ले सकते हैं, मतलब डेली 2 आवर्स ही हुआ, बाकी आप क्लासेस नहीं ले सकते। इफ यू आर हैविंग ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन नॉट कंडक्ट योर कोचिंग क्लास ऑब्वियसली, बराबर, बट फिर भी कई करते हैं। तो ऐसे कई सारी मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आईसीआई ने दिए हैं, वो आप फाइनल लेवल पे लर्न करोगे। चलो, the auditor who hold position of trust must have human qualities apart from technical,
जो आपको ड्यूरिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन में देंगे, आर्टिकल के दौरान, आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में आपको वो सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, you need to critically review the financial statement. Obviously useless to attempt that task unless you have a knowledge of an expert. और इसीलिए अगर आप देखोगे आपके लेवल्स में फाउंडेशन में बेसिक नॉलेज होता है, फिर आप में वर्किंग नॉलेज होता है इंटर लेवल पे, और फाइनल लेवल पे आपका नॉलेज हो जाएगा दैट ऑफ एक्सपर्ट। और जब वो नॉलेज के साथ आप ये ऑडिट करोगे तो दैट विल बी गुड। तो इन शॉर्ट ये सब क्वालिटीज आप में होनी चाहिए एज एन ऑडिटर। अभी कुछ रिसेंट क्वेश्चंस, आरटीपी सितंबर 24। अब देखिए अगर आप ये रिसेंट क्वेश्चंस देखोगे आरटीपी एमटीपी के तो आपको लगेगा हाँ अभी ये कुछ डिफरेंट पूछ रहे हैं। ऑलरेडी हमने जो टॉपिक किया स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा था, बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घुमा फिरा के पूछ, वही टॉपिक है, बराबर। बट यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे आपको टू दी पॉइंट बात करनी होगी। 3 या 4 मार्क में क्वेश्चन पूछेंगे, तभी आप पूरा तो स्टैंडर्ड्स लिख नहीं सकते। तो अभी आपको जो टॉपिक पूछा है सिर्फ उतने लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू पे ही आपको बात करनी है, बराबर। क्वेश्चन 22, कृति, अ सीए स्टूडेंट हैज जॉइन आर्टिकलशिप इन रेप्यूटेड ऑडिट फर्म। और अभी इसीलिए न्यू सिलेबस में क्या कर दिया कि बहुत ग्रुप पास करके आर्टिकलशिप में जाओ। ओके, मतलब आपको ये थ्योरी ऑडिट की आ जाएगी। मतलब एक्चुअली जो ओल्ड सिलेबस में था सिंगल ग्रुप करके आप जाओगे तो वो बेहतर इसलिए था क्योंकि क्या था, और ग्रुप 1 पास करते और 2 के साथ ऑडिट थियरी और प्रैक्टिकल। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता था, एक बार आप आर्टिकलशिप में गए तो ग्रुप 2 भूल जाओ, होगा ही पूरा दिन तो आर्टिकलशिप में जाओगे, तो फिर ग्रुप 2 का क्या करोगे। फिर फाइनल भी आ जाएगी, आर्टिकलशिप भी खत्म, फाइनल भी आ गया, फाइनल ड्यू हो रहा है, अभी ग्रुप 2 निकल के नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ था, जिसने ग्रुप 1 इंडिपेंडेंट क्लियर कर लिया है, फिर ग्रुप 2 पेंडिंग है ओल्ड सिलेबस में। अभी अच्छी बात है, न्यू सिलेबस में क्या है कि बोथ ग्रुप करके ही जाना है आर्टिकलशिप। मतलब उन्होंने दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, स्टूडेंट का और सीए। क्योंकि बार बार सीए प्रैक्टिस जो करें, लीव लेके आ जाए, एवरी 6 मंथ लीव दे दो, लीव दे दो। अभी सोचो 4 महीने में, तो फिर तो आएंगे ही नहीं, एवरी 4 मंथ लीव लीव लीव। तो फिर वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। सी कंसीडर ऑडिट एंगेजमेंट टू एश्योरेंस एंगेजमेंट। सी कंसीडर ऑडिट एंगेजमेंट टू एन एश्योरेंस एंगेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग दैट ऑडिट एंगेजमेंट इज ओनली वन काइंड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। बोलो, अभी हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट जो किए, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड 4 तरह के, और उसने क्या बोला, ऑडिट के लिए सिर्फ एक ही एश्योरेंस एंगेजमेंट। गलत बात है। Which practitioner give written assurance report in appropriate form? However, her friend Somaya does not agree with her. She is of the view that assurance engagement are not restricted to audit alone. Besides, Somaya also think that assurance engagement can also relate to matter other than historical financial information. Whose view is correct? तो आपको यहाँ पे ऑडिटिंग एंगेजमेंट और एश्योरेंस एंगेजमेंट को पहले समझाना है और फिर आपको व्यू देना है किसका करेक्ट है। ओके, तो देखो ऑलरेडी हमने ये कर लिया है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, हाउ यू आर सपोज टू, क्योंकि एश्योर ऑडिट एंगेजमेंट किया उसमें बहुत डिटेल में दिया था, तो आपको यहाँ पे लिमिटेड वर्ड्स में, लिमिटेड सेंटेंस में लिखना होगा उसको प्रिसाइज में। आपके पास उतनी टाइम नहीं है कि आप पूरा वो उसको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे जो टू दी पॉइंट पूछा है, क्या, सबसे पहले ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, दूसरा एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, पहले वो दोनों समझा दो। तो पहले ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक्चुअली ऑडिट एश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। हाउएवर एश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट लिमिटेड टू रिस्ट्रिक्टेड ऑडिट अलोन। ऑडिट आएगा, रिव्यू आएगा, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट टू लाइक रिव्यू एंगेजमेंट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरनल कंट्रोल, वो सभी क्या है। तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहे हैं आपको, क्या, ये है ऑडिट एंगेजमेंट, ये है एश्योरेंस। एश्योरेंस में क्या होगा, यहां पे अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, बराबर, तो वो डिफरेंट है। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जबकि ये क्या है, रिलेटेड टू
एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड यूजर्स whereas ऑडिट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। यहां पे रीजनेबल एश्योरेंस देंगे आप, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये ज्यादातर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए होगा, इंटरनल कंट्रोल के लिए होगा। ओके, तो कृति ने जो व्यू दिया है कि एक ही तरह का है वो गलत है। 10 सोमया का जो व्यू है वो करेक्ट है कि वो दोनों अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो बस वही पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाना। एमटीपी अप्रैल 24, KST Limited is engaged in manufacturing of business. It appoints CAT to provide it an assurance report to financial statement prepared on the basis of historical financial information. The correct, okay, क्या आप बता रहे हैं? आपको एश्योरेंस रिपोर्ट किस पे देना है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच एंगेजमेंट इज दैट गैदरिंग ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस विथ लिमिटेड कंक्लूजन। लिमिटेड कंक्लूजन देना है आपको यहां पे। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एंगेजमेंट। बाय द वे एक बात बताओ मुझे, आप लिमिटेड कब दोगे? रिव्यू, ऑब्वियसली। लिमिटेड कब दोगे? रिव्यू में। तो आपको पहले वो बताना है कि ये क्या है, तो बोले रिव्यू। फिर उसके फीचर, उसके 2 फीचर बता दो। तो रिव्यू बताओ और रिव्यू के 2 फीचर। तो यहां पे हमने ऑडिट वर्सेस रिव्यू किया था, देखो। तो आपको रिव्यू बताना है, रिव्यू को 2 फीचर। रिव्यू में क्या होगा? लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस बोले तो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन, उसमें आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने होंगे, बट उसकी जो प्रोसीजर है दैट विल बी लिमिटेड। तो बस वही आपको यहां पे लिखना होगा, सिंपल। देखो ये जो है वो है रिव्यू, और इट प्रोवाइड्स लोअर लेवल एश्योरेंस देन रीजनेबल और हैविंग प्योर प्रोसीजर। तो वही जो मैंने फीचर्स दिया था उसमें से कोई भी 2 फीचर्स आप यहां पे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अभी आपको क्या समझो, इससे आप ये समझो कि आपको स्ट्रेट अवे पूछेंगे वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ऐसे टू दी पॉइंट पूछेंगे वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस। एक और एमटीपी जुलाई 24, द मैनेजमेंट ऑफ कूल ड्रिंक्स लिमिटेड सस्पेक्ट्स सम एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी may be involved in making fraudulent payment to dummy workers at its various plants in country. Therefore, they are considering appointment of firm to conduct involving detailed examination. प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जब आप किसी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं जिसमें स्पेशल पर्पस होता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन। जिसमें प्री कंसीव्ड नोशन होगा, उसको लगेगा कुछ फ्रॉड हो रहा है, सस्पेक्ट पहले से है, और फिर उसको डिटेल में एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन। हायर वन सीनियर पर्सन अमोंग बोर्ड मेंबर ऑब्जेक्ट द वर्ड ऑडिट इन प्रपोज असाइनमेंट, कमेंट डिस्कस हाउ इज ऑडिट। बोल दिया उन्होंने, हाउ ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन। और ऑडिट आप वर्ड यूज नहीं कर सकते, बात उसकी सही है, ऑडिट वर्ड यूज नहीं कर सकते। और फिर आपको यहां पे क्या बताना है? ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। ऑलरेडी हमने यहां पे कर लिया, देखो कि ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन क्या है, बस यही आपको लिख देना है। और यही सारे टेक्निकल वर्ड्स हो गए, देख ले। तो ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन और फ्रॉड इज सस्पेक्टेड। एक्चुअली हमने ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का आगे क्वेश्चन किया था थियोरिटिकल, वही है, उठा के यहाँ पे लिख दिया, और फिर लास्ट में देखेंगे हाँ भाई पी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप इस असाइनमेंट में ऑडिट वर्ड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। एक और एमटीपी अगस्त 24, assurance engagement means engagement in which practitioner expresses conclusion designed to enhance degree of confidence of intended user other than responsible party about the outcome of evaluation of measurement of subject matter. By the way, ये आपको किस ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये किसके एलिमेंट्स लग रहे हैं आपको? एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। 5 एलिमेंट्स आते थे, याद करो। तीन पार्टी, एश्योरेंस एंगेजमेंट और उसके एलिमेंट्स,
तीन पार्टी, एक प्रैक्टिशनर होगा, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एक इंटेंडेड यूजर। फिर आप सब्जेक्ट मैटर ऑडिट करना है, सर्टिफिकेट देना है, रिव्यू करवाना है, क्या करवाना है, फिर सूटेबल क्राइटेरिया, फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस और फाइनली आप रिपोर्ट देंगे। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं इसको लेके, in this context give example of assurance engagement highlighting difference in nature of assurance provided by such engagement। तो आपको एक्चुअली तीन ऐसे एग्जाम्पल देने हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट एग्जाम्पल्स। तो एक एश्योरेंस एंगेजमेंट में अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो ऑडिट कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ तीन ही पूछे हैं तो रिलेटेड सर्विस के बारे में उन्होंने नहीं बताया है। तो यहां पे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट गिव्स रीजनेबल एश्योरेंस। अभी देखो हमने जो स्टैंडर्ड्स किया ना उसी का टॉपिक यहां पे आ गया, ठीक है। ऑडिट कर सकते हो आप, ऑडिट की ड्यूटी क्या होगी, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, इनेबलिंग ऑडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन। रिव्यू में क्या होगा, रिव्यू होगा लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन दी ऑडिट। रिव्यू में थोड़ी प्रोसीजर कम होगी ऑडिट की कंपैरिजन। और प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा, practitioner obtains sufficient evidence regarding management assumption regarding financial information to the future, okay। और इसके लिए प्रॉपर एजम्पशन करना होगा और ये एश्योरेंस मॉडरेट एश्योरेंस होगा। रिलेटेड सर्विसेज का भी एग्जांपल आप यहां पे दे सकते हैं, पर तीन बोला है तो हमने ये तीन दे दिया। तो इस तीन तरह के एश्योरेंस एंगेजमेंट हो। तो आपको देखो एश्योरेंस एंगेजमेंट अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, सीरीज के साथ पूछ सकते हैं, नंबर के साथ पूछ सकते हैं, ऐसे एग्जांपल के तौर पे पूछ सकते हैं, या ऐसे इसकी सीरीज के एग्जांपल के साथ आपको पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से आपको। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट और कोई क्वेश्चन जो पेंडिंग है? Okay, next question number 26. Recent question added in material from, you can say, recent RTP MTP. RTP January 25. Okay. If you see it over here, see to it. RST Limited, a retail company, has set up internal control requiring all invoice to be stamped and signed by authorized person in goods received note, या goods receiving sections of the company, stating the date and time, and ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have actually been received। तो अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो क्या हो रहा है, गुड्स रिसीविंग सेक्शन जब गुड्स रिसीव्ड स्टैंप लगाएंगे और डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि हाँ भाई परचेज बिल के अकॉर्डिंग गुड्स रिसीव हुआ है एज पर द क्वालिटी, तभी जाके सप्लायर को उसका पेमेंट होगा। ये कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सेट किया है। आगे एक चैप्टर आएगा इंटरनल कंट्रोल, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर फाइंड 2 एम्प्लॉइज, परचेजिंग मैनेजर एंड अकाउंटेंट क्लर्क हैज वर्क टुवर्ड्स बाईपास दिस कंट्रोल, सबमिटिंग फेक इनवॉइसेस दैट रिजल्ट इन पेमेंट ऑफ गुड्स दैट वर नेवर रिसीव्ड। तो उन्होंने क्या किया है, कंट्रोल को बाईपास कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे इंटरनल कंट्रोल, उसको एवेल्यूएट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और बाईपास किया है तो उसमें क्या कर सकते हैं एज एन ऑडिटर, दैट वी विल सी। बट यहां तक अगर आप देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि ये इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली यहां से क्वेश्चन टोटली टर्न होता है। रिक्वायर्ड टू स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एज पर एस 200। बोलो, अब यहां तक कंट्रोल की बात हो रही थी और आपको सीधा कन्वर्ट कहां पे कर दिया, एस 200 में ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड व्हेन इट कम टू एंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, also explain auditor can provide only reasonable assurance rather than absolute assurance that FS are free from material misstatement due to error or fraud। तो यहां पे why we need to give only reasonable assurance, because of inherent limitations of audit।
बट यहाँ पे एक इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ यू कैन से इंटरनल कंट्रोल भी सामने आई है, वो आगे हम देखेंगे इंटरनल कंट्रोल की कौन सी लिमिटेशंस यहाँ पे आई है। तो वैसे तो ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, आपको आंसर क्या देना है, वैसे ही हमने ऑब्जेक्टिव देखा था, तो यहाँ पे आपको देना है ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ऐसे टोनडेट का नाम था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे obtain reasonable assurance that financial statement are free from material misstatement, due to error or fraud. Not only that, आपको यह भी लिखना है कि ऑडिटर को एक्सप्रेस करना है ओपिनियन based on FS, and FS should be prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. और रिपोर्ट करना है एज पर ऐसे, और रिपोर्ट के फाइंडिंग के साथ करना है, सी in accordance with auditors finding, in accordance with auditors finding, और फिर उसको कम्युनिकेट करना है। तो पहला आपको जो क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव बताओ, वो लिख दिया। दूसरा, why we need to give only reasonable assurance and not the absolute, तो audit is suffering from inherent limitations due to which we cannot give the absolute assurance, और वो inherent limitations यहां पे जो इनहेरेंट लिमिटेशन के पॉइंट है, डिटेल में देने की जरूरत नहीं, बट पॉइंट लिखना जरूरी है। देखो, सच एज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो पहले तो ऑब्जेक्टिव आया, फिर दूसरा पॉइंट यहां पे क्या आया, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, टाइमलीनेस एंड फाइनेंशियली फ्यूचर इवेंट। तो जो 5 पॉइंट्स थे इनहेरेंट लिमिटेशंस के, पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव लिखा, फिर यहां पे 5 पॉइंट्स इनहेरेंट लिमिटेशंस, क्योंकि यहां पे लिमिटेशंस को डिटेल में नहीं पूछा। समझ में आ रहा है, मतलब एक बात समझो, यहां पे 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया है, तो जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं शॉर्ट में आप उसका आंसर देते जाओ, सिंपल, बराबर। और नॉट ओनली दैट, यहां पे जो केस स्टडी दिया है, ओके, उसमें एक इंटरनल कंट्रोल का भी टॉपिक है, विच इज नॉट देयर इन चैप्टर नंबर 1, विच इज देयर इन चैप्टर नंबर 3। तो अगर आप यहां पे देखोगे वो कौन सा टॉपिक है, इंटरनल कंट्रोल में भी इनहेरेंट लिमिटेशंस आती हैं, जिसमें एक वन ऑफ द लिमिटेशन इज कल्यूशन अमंग द पीपल। जब दो लोग साथ में मिलके इंटरनल कंट्रोल को बाईपास कर जाते हैं, तो फिर उसमें इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं रहेगा, और उसकी वजह से मैनेजमेंट भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस रिगार्डिंग डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर नहीं दे सकते। ओके, तो वो यहां पे पॉइंट लिख देंगे। एक और बात, ये एक पैराग्राफ आएगा जिसमें आपको ये लिखना होगा कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फ्रॉड एरर डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, मैनेजमेंट की। और इसके लिए मैनेजमेंट क्या सेट करेंगे, इंटरनल कंट्रोल। बट इंटरनल कंट्रोल में भी मैनेजमेंट एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकती ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ये कंट्रोल किया है जिसमें कल्यूजन हुआ है, ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है जो ओवरराइड किया है, उसकी वजह से ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। समझ में आ रहा है, तो वी कैन नॉट गिव द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट कंट्रोल का आया, इंटरनल कंट्रोल का, बाकी तो ऑब्जेक्टिव और इनहेरेंट लिमिटेशंस दैट वी वेरी वेल नो। आरटीपी जनवरी 25। नेक्स्ट, एक रिसेंट जनवरी 25 की जो फर्स्ट एमटीपी है, उसका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। Rajul Limited engage in external practitioner CA Rajul to provide assurance on its prospective financial information, which include projection of new product line. The company projected 15% increase in revenue. देखो, हमने यहां पे देखा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कर रहे हैं, उसमें जो आप एश्योरेंस देने वाले हैं, वो एश्योरेंस 2 तरह के होते हैं। एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एश्योरेंस, जिसमें ऑडिट करोगे, यू नीड टू गिव द रीजनेबल बट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। रिव्यू, लिमिटेड एश्योरेंस, लेस एश्योरेंस देन द लोअर एश्योरेंस देन द रीजनेबल, हाई नहीं होगा, लोअर होगा, बराबर। और प्रोस्पेक्टिव, जिसमें फोरकास्ट करोगे, एस्टिमेट करोगे, तो यहां पे भी आप मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देंगे। यहां पे आप क्या देंगे, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, तो वही यहां पे आपको दे रहे हैं, देखो।
और इसका टोटल सेल्स है 75 करोड़, ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेड लॉन्च ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट। मेंशन एप्लीकेबल एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एंड लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट विल प्रोवाइड गिवन सिचुएशन। तो इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड कौन सा एप्लीकेबल है? देखो स्टैंडर्ड में अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड की 4 कैटेगरी डिवाइड की हमने। पहले तो SQC आएगा, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल। फिर आएगा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसएस किस लिए होगी? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट किस पे फोकस होगा? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जबकि स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट किस पे होगा? ऑब्वियसली अदर देन हिस्टोरिकल, मतलब प्रोस्पेक्टिव में होगा। यस और यहां पे अगर आप देखोगे रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल, लिमिटेड देन रीजनेबल, और यहां पे होगा यू कैन से मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर यहां पे देखें तो यही देना है आपको, ये आपको देगा मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, और यहां पे जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा वो क्या होगा? दिस वन, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। प्लस आपको ये भी बताना है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। ओके ऑलरेडी हमने ये सब कर लिया है। अगर आप देखोगे आगे क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, एक्सप्लेन एश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में देखो यहां पे डिफरेंस दिया है आपको। इन एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोस्पेक्टिव क्या है, प्रोस्पेक्टिव क्या है, और फिर ये मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देगा। तो इन शॉर्ट ये आंसर आपको यहां से उठा के देना है जो लास्ट हमने किया उस पे, बराबर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा फिर से देख लो एक बार। इन एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू इफेक्ट अजम्पशन। तो देखिए प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा, हिस्टोरिकल नहीं है, जो हैपन नहीं हुआ है, फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, मतलब जिसमें एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो आपको मैनेजमेंट के क्या एजम्पशंस है, क्या वो एजम्पशंस वैलिड है कि नहीं है, वो आपको चेक करना होगा। The prospective financial information is properly prepared on the basis of assumption and properly presented and all material assumption duly disclosed. Historical और prospective में difference क्या होता है? Historical की अगर हम बात करें तो जो event, condition, circumstances past period के हैं, जो already happen हो चुके हैं, उसके बेसिस पे हम करने वाले हैं। जबकि यहां पे फ्यूचर इवेंट, प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा, जो फ्यूचर इवेंट है, जो पॉसिबल एक्शंस हैं, उस पे हम फोकस करने वाले हैं। बस यही डिफरेंस है दोनों में, बराबर। तो ये था रिसेंट यू कैन से एमटीपी का क्वेश्चन। वन मोर थिंग, हमने ऑलरेडी 2 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो मॉड्यूल में दिए थे वो तो हमने कर ही लिए थे। अब यहां पे हम करने वाले हैं सिंगल एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। केस स्टडी बेस्ड में हमने 2 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो आपके मॉड्यूल में दिए थे दैट वी हैव ऑलरेडी डन। थर्ड एक मैंने ऐड किया है, दैट्स समथिंग व्हिच इज ओनली रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1, so that we will see over here. Okay, चलो next chapter number 1 single MCQs. Which of the following is not the advantage of audit? Okay, तो अगर आप यहां पे देखोगे ऑडिट एडवांटेज में we have seen many advantages. Okay, audited account provides high quality information, safeguarding financial interest, moral check on employees. Okay, ये सारे आपके एडवांटेजेस है। देखो कई बार एमसीक्यू कैसे पूछेंगे आपको, फॉर एग्जांपल व्हाट इंक्लूड्स इन ऑडिट, क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशंस हैं। तो 4 पॉइंट देंगे आपको, बोलेंगे इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, इसमें से कौन सी लिमिटेशंस नहीं है, इसमें से कौन सा पर्टिकुलर स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आता।
ऐसा कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, बराबर। लाइक हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, ये एडवांटेज है। मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, ये भी एडवांटेज है। एनहेंसेस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बायस, ऑडिट से कभी बायसनेस बढ़ता नहीं है, ओके, ये गलत है। एंड सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, ये भी एडवांटेज है। तो इन शॉर्ट कौन सा एडवांटेज नहीं है? पॉइंट नंबर सी। आर यू गेटिंग इट? Which of the following is not true about assurance management? और अब मॉड्यूल में अगर आप देखोगे 5 to 6 एमसीक्यू, हाँ ऑलमोस्ट 5 एमसीक्यूज दिए मॉड्यूल में। यहां पे मैंने क्या कवर किया है? मॉड्यूल के एमसीक्यूज प्लस बीओएस नॉलेज पोर्टल जो ऐप है उसमें सिंपल, मॉडरेट और हायर लेवल के जो भी एमसीक्यूज है वो आ जाएंगे, एमटीपी, आरटीपी, एवरीथिंग, ओके। एंड अभी तो क्या है, पेपर भी दे रहे हैं, तो वो भी पेपर में कंपाइल कर रहा हूं, इसमें आ जाए। तो विच इज नॉट ट्रू अबाउट द एश्योरेंस एंगेजमेंट? इट प्रोवाइड एश्योरेंस अबाउट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली। देखो, एश्योरेंस एंगेज सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होते, ये हिस्टोरिकल के लिए भी है, अदर देन हिस्टोरिकल के लिए भी है, कंप्लायंस एंगेजमेंट भी है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल के लिए नहीं है, तो ये गलत है। द प्रैक्टिशनर ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ये सही है। देयर इज सम इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय प्रैक्टिशनर्स, हाँ तो ऑब्वियसली एश्योरेंस देने से पहले आपको इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जामिन करनी पड़ेगी, और रिटर्न इंश्योरेंस देंगे, ये भी सही है। ये तीनों सही है, तो गलत कौन सा है? फर्स्ट। बट सर फर्स्ट में लिखा है एश्योरेंस देंगे, हिस्टोरिकल तो देते ना, यहां पे लास्ट में जो लिखा है ना ओनली, इससे हमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इससे ओनली, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट एंगेजमेंट स्टैंडर्ड? ट्रू, इसमें से 3 फॉल्स हो गए। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एंश्योर प्रॉपर राइट टू प्रैक्टिस एंड कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज, तो उसके सारे राइट्स दिए हुए हैं। यहां पे क्या बोल रहे हैं? विच इज ट्रू। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एंश्योर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस इन स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। देखो एक बात समझ लो, एफएस को प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइज्ड मैनर जो है वो एसएएस करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे का काम नहीं है। ऐसे का तो काम क्या होता है? ऑडिट का स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर सेट करना, अकाउंटिंग का नहीं। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ओके। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एंश्योर प्रॉपर राइट्स टू प्रैक्टिशनर, नहीं, प्रैक्टिशनर के राइट नहीं है, प्रैक्टिशनर की क्या क्या ड्यूटीज हैं उसके बारे में, तो राइट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। Engagement standard ensure uniformity by practitioner in course of performance of their duties. Yes, जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, तो ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम यूनिफॉर्म प्रोसीजर रहे, यही उसका ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड का, तो दिस इज ट्रू। फिर भी एक लास्ट देख लेते हैं। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एंश्योर सेविंग इन सोर्स ऑफ रिसोर्स ऑफ क्लाइंट, नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि आपके रिसोर्स में सेविंग करेगा, ये भी गलत है, तो आंसर होगा। चलो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और कई बार क्या होगा, वैसे तो ट्रू फॉल्स निकाल दिया है, ट्रू फॉल्स हमने पहले किया था, फिर मैंने वो भी निकाल दिया, ट्रू फॉल्स नहीं पूछते, बट अब यहाँ पे एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स कभी कभी आ सकते हैं। 2 स्टेटमेंट देंगे, फिर बोलेंगे ये दोनों में से क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, फर्स्ट ट्रू है या सिर्फ सेकेंड ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, consider the following statement related to limited assurance engagement. Okay, what do you mean by limited assurance engagement? Review, ये रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो अभी रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बराबर। फर्स्ट, इट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, ओके। रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड, यस, ये सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, ओके, वो सही लग रहा है, रिव्यू, बट ये किसकी बात कर रहे हैं? इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही। जब भी हम रिव्यू में देखेंगे, ओके, सी टू इट। रिव्यू तो सही है, सी व्हेन वी टॉक अबाउट रिव्यू, रिव्यू वर्सेस ऑडिट, हाँ। एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है, देखो ये लिमिटेड है,
यहां पे भी आप रीजनेबल तो देने वाले हैं। हाँ, लिमिटेड एश्योरेंस, ऑब्टेन सफिशिएंट। अभी देखिए यहां पे फर्स्ट सेंटेंस क्यों गलत है ये बताता हूं मैं आपको। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हम ऑडिट में भी ऑब्टेन करेंगे, हम रिव्यू में भी ऑब्टेन करेंगे, बट यहां पे क्या प्रॉब्लम है? ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन। लिमिटेड कंक्लूजन होता है यहां पे, लिमिटेड एश्योरेंस होता है, लिमिटेड कंक्लूजन होता है, एंड ऑडिट प्रोसीजर विल बी परफॉर्म लेस देन द ऑडिट। तो अगर आप यहां पे देखोगे रिव्यू कर रहे हैं, हाँ रिव्यू का एक लिमिटेड एग्जांपल है, मान लीजिए इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का या कोई भी एसेशन का रिव्यू करना, वो आपका लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये ट्रू है। बट सफिशिएंट टू ड्रॉ रीजनेबल ये गलत है। यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा लिमिटेड। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, तो आंसर होगा डी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, which of the following is true about the standard auditing? चलो, this deal mainly with the voluntary responsibility of what? Auditor, mandatory responsibility of auditor, sole purpose is to help government authority in augment revenue, and this deal mainly in carrying out audit procedure to legal provisions. इसमें से कौन सा ट्रू है बताओ मुझे। देखो हमारी जो प्रोसीजर होती है ना, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वॉलेंटरी नहीं होती, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इट इज अ मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। When we talk about a standard, it is a mandatory. When we talk about a guidance note, it can be recommendatory. Okay? गवर्नमेंट को हेल्प करने की तो बात ही नहीं होती है, और सिर्फ लीगल नहीं, रेगुलेटरी और कई सारे एस्पेक्ट इसमें आते हैं। तो आंसर होगा बी। Dash along with other disciplines such as accounting, law, equip you with all knowledge that is required to auditing as a profession. हाँ, तो अदर डिसिप्लिन के साथ मैंने पहले ही बोला था मेन सब्जेक्ट क्या है? ऑडिट, ऑडिटिंग, और उसके साथ अदर डिसिप्लिन आएगी सो दैट ऑडिटिंग प्रोफेशन में आपको हेल्प होगी। तो 6 में आंसर आएगा ए, ऑडिटिंग। नो बिजनेस इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली कैरी आउट ऑन इट्स एक्टिविटी विदाउट हेल्प ऑफ प्रॉपर ऑडिट रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। देखो यहां पे अगर आप देखोगे आपका no business institution can carry on its activity without help of proper records and accounts. देखो यहां पे both भी आ सकता है, but effectively carry on its activity. ऑडिट जो है वो कंपलसरी नहीं है बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं है, ऑडिट उसके लिए है कि जो यूजर्स हैं, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी को एनहेंस करने के लिए। ऑडिट के बिना भी बिजनेस एक्टिविटी अच्छे से कर सकते हो, बिजनेस एक्टिविटी के लिए ऑडिट जरूरी बराबर। तो यहां पे रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट, एज पर SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ FS, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आर टू ऑब्टेन reasonable assurance, to report on FS, to absolute नहीं है, यहां पे ये दोनों आ सकता है, isn't it? तो both A and B, क्योंकि दो ऑब्जेक्टिव है उसमें, सबसे पहले वही लिखते हैं और फिर to report in accordance with essays and communicate them with the member. Which of the following is the responsibility of auditor? MTP April 22. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? चलो, प्रिपरेशन ऑफ एफएस, ऑब्वियसली नो। प्रिपरेशन ऑफ एफएस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट। डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन एफएस, यस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्टेन लिमिटेड, लिमिटेड तो रिव्यू में आएगा, ऑडिट में नहीं। ऑडिट में तो आपको रीजनेबल एश्योरेंस, और वैसे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिपोर्ट करना, दैट इज योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑफ एक्सप्रेस ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, बोले मैनेजमेंट को जो भी चाहिए वो रिपोर्ट दे दो, नहीं। विद डायरेक्शन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी,
विथ ऑडिटर्स फाइंडिंग विथ रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स। देखो यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्ट दे रहे हो, नहीं, जो अपॉइंट कर रहा है उसके डायरेक्शन से आप ऑडिट दे रहे हो, नहीं, फिर तो वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा। और वैसे भी अभी मैंने यहां पे ये जो क्वेश्चन करवाया था इसमें भी आया था, मैंने हाईलाइट भी किया था। देखो ऑब्जेक्टिव हमने किया, ऑडिटर्स फाइंडिंग के बेसिस पे हम रिपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली आपका जो भी फाइंडिंग होगा उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट करोगे। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, मैसेज केवाईसी एंड कंपनी रेप्यूटेड ऑडिट फर्म इन मुंबई, दे आर अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑफ ब्लेस लिमिटेड। देखो घुमा फिरा के पूछा, ऊपर क्या पूछा था, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एमटीपी अप्रैल 22। अब देखो यहाँ पे आरटीपी नवंबर 20 में क्या पूछा, केवाईसी है, वो कौन है, ऑडिटर है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एफएस, नो, कंट्रोल, नो, रिपोर्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एफएस, यस, रिपोर्ट करने की हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। An employee of Fruits and Vegetables Limited was of the opinion that auditor of a company is required to express an opinion. On which one of the following auditor company is required to express opinion? Okay, opinion किस पे देंगे आप, बैलेंस शीट, नो, ओनली पीएनएल, ओनली कैश फ्लो। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ आ जाएगा, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट्स and statement of changes in equity, cash flow statement whenever applicable. Rather definition of FS includes everything. तो FS पे कमेंट करें, FS पे हम हमारा ओपिनियन देंगे। Essay 200 overall objective of independent auditor standard auditing dash is obtained when auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk. Obviously reasonably आएगा ना, reasonable assurance is obtained. Okay, the basic requirement which is absent in auditing, exact account exact होनी चाहिए, true and fair बोलते हैं, true and correct नहीं बोलते, तो exact account होना चाहिए। certainty in financial statement is full of estimates, तो उसमें आप exactly बोलोगे certain इतना ही होना चाहिए, ये भी गलत है। conclusive evidence, we rely on, कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा, परस्यूएसिव एविडेंस रादर कंक्लूसिव एविडेंस, वी रिलाई ऑन परस्यूएसिव एविडेंस रादर देन कंक्लूसिव। हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे कि हमें कंक्लूसिव प्रूफ चाहिए, 100% प्रूफ चाहिए, वी आर गिविंग रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, वी आर डूइंग ऑडिट, तो वी नीड टू ऑब्टेन परस्यूएसिव एंड नॉट कंक्लूसिव। तो तीनों गलत है। ओके, यहां पे क्या होगा, आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, तीनों गलत, एब्सेंट बोल रहे हैं ना, ऑडिटिंग में ये तीनों नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगेजमेंट इज ओपिनियन इज एक्सप्रेस ऑन सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर देन। देखो ऑडिटिंग एंगेजमेंट में तो आप ऑडिट करोगे, और ऑडिट किसका होगा, हिस्टोरिकल का। रिव्यू में आप क्या करोगे, रिव्यू एंगेजमेंट में रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल। एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसा है जिसमें आप क्या करोगे, एंड रिलेटेड सर्विस में दोनों हो सकता है, बराबर, बट एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है वो है यहाँ आंसर, जिसमें आप अदर देन हिस्टोरिकल कंसिडर करोगे। स्टैंडर्ड्स एसेज आर, देखो कभी आपको बोले एसेज आर या स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, गाइडेंस नोट आर जनरली रिकमेंडेटरी इन नेचर। ओके, तो यहां पे आपको एसेज पूछा है तो ऑब्वियसली दैट इज मैंडेटरी। इफ एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस डिपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑडिटिंग ही शैल। ओके, मान लीजिए आप नॉर्मली स्टैंडर्ड से डिपार्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब आप एज पर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट द रीजन फॉर डिपार्चर, परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर बोथ ए एंड बी, ऑडिटर इज नॉट अलाउड टू डिपार्ट। मतलब डिपार्ट हो ही नहीं सकता। देखो ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको स्टैंडर्ड में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन में आपको बोला है कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं डेटर का, क्रेडिटर का, बराबर, बट इट इज इम्प्रैक्टिकेबल फॉर यू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन कि आप वो नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्यों नहीं कर सकते भाई, क्या डिपार्ट क्यों किया, उसका रीजन एक डॉक्यूमेंट करो। दूसरा, अगर ऐसे में जो प्रोसीजर दिया है
वो आप फुलफिल नहीं कर सकते, ऑलवेज सर्च फॉर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। कभी भी आप जो नॉर्मल तरीके से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ना कर पाए, यू ऑलवेज सर्च फॉर द अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर और वो परफॉर्म करो और डॉक्यूमेंट भी कर लो। तो यहां पे आएगा रीजन फॉर डिपार्चर भी देना होगा और अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करनी होगी। The primary objective of ordinary examination of FS by auditor is express opinion on competence of management in accounting matter, which is implied whether opinion is qualified or not. Conformity with the statement with books of accounts, conformity with the FS generally accepted principle on consistent budgeting with prior period, fairness with which FS present cash flow and result of the operation. अब यहाँ पे क्या दोगे, चलो टेल मी। ये MCQ थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ एफएस, ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ एफएस बाय ऑडिटर इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन। देखो हम कभी भी मैनेजमेंट की अकाउंटिंग मैटर में कॉम्पिटेंस क्या है, मतलब मैनेजमेंट अकाउंट बराबर करते कि नहीं करते, वो नहीं लिखते। स्टेटमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, conformity with the FS with generally accepted accounting principle on consistent with that of prior period, prior period भी नहीं होता है। देखो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ एफएस की बात हो रही है, ओके। तो एफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टेटमेंट के साथ कंफर्म करते भी है, बट यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही, अभी यहाँ पे एफएस का ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ज्यादा लग रहा है, बट ये भी पॉइंट इनसफिशिएंट है, सिर्फ इतना नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। बट क्या है, इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है तो ये करते हैं, बाकी इसमें सिर्फ इतना नहीं आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, बराबर। Which of the following is not type of engagement standard? ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का टाइप नहीं है। एसएस, एसएस तो एंगेजमेंट का टाइप है। एसक्यूसी ये है कि नहीं है? नहीं है, ये है। रिव्यू, एश्योरेंस, देखो मैंने आपको यहाँ पे जो चार्ट ड्रॉ करवाया था उसी में देखा था। सबसे पहले एक बात, दो कैटेगरी, एसक्यूसी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल, ये एक अलग कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में सिर्फ 4 पॉइंट आएंगे। 1 एसए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एसआरई दैट इज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू, एश्योरेंस, रिलेटेड सर्विसेज। बाय द वे जब भी आपको पूछे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड तो ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है। क्यों एंगेजमेंट स्टैंडर्ड? ओके, पहले तो एंगेजमेंट क्या होती है, जो क्लाइंट के साथ करते हो एंगेजमेंट, ऑडिट रिलेटेड, बराबर। तो उसमें आप क्या करोगे, या तो ऑडिट करोगे, या तो रिव्यू करोगे, या तो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या रिलेटेड सर्विसेज। ओके, एसक्यूसी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ओके, अगर आपको इंस्टीट्यूट एसक्यूसी 1 में बोले आपके फर्म की क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, रिसोर्सेज इतने होने चाहिए, आपकी एंगेजमेंट टीम इतनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट इतनी होनी चाहिए, क्या उसका किसी भी तरह से एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के साथ लेना देना है? एंगेजमेंट ऑफ क्लाइंट के साथ लेना देना है? बोले नहीं। ये किसके लिए है? ये आईसीएनए स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है। एज एन ऑडिटर इट इज विद इन क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट, जो सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं है। ये एसक्यूसी एसए में भी एप्लीकेबल होगा, एसआरई में भी एप्लीकेबल होगा, एसई में एप्लीकेबल होगा, एसआरएस में भी एप्लीकेबल होगा, सब में एप्लीकेबल होगा। इट्स एप्लीकेबल टू ऑल। एज एन ऑडिटर आप कुछ भी करोगे, एज ए प्रैक्टिशनर आप कुछ भी करोगे, एसक्यूसी फॉलो करना होगा। तो एसक्यूसी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट, रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, नहीं है। वो हाई लेवल है बट एब्सोल्यूट नहीं है। The auditor of sole proprietor concern is appointed by, देखो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, हु अपॉइंट, एक ऐसा क्वेश्चन है था, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? वैसे तो जनरली ओनर अपॉइंट करते हैं, तो ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर जो है उसमें सोल प्रोप्राइटर ओनर होगा, पार्टनर्स में पार्टनर होंगे। बट कई बार क्या होगा, गवर्नमेंट ऑडिट है तो उसमें सीएनएजी अपॉइंट करेंगे, और जब कंपनी की बात आती है तो उसमें मेंबर्स इन एजीएम, फर्स्ट ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, बराबर, इन बोर्ड मीटिंग। बट यहां पे प्रोप्राइटर का पूछा है आपको, तो सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एमटीपी मार्च 23। देखो पहले आपको वन सिंगल मार्क्स के एमसीक्यू पूछते थे, बट अभी क्या है कि मेजोरिटी आउट ऑफ 30 तो केस स्टडी बेस्ड ही होगी। ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर लो 24 मार्क्स अराउंड केस स्टडी बेस्ड। 3 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पूछेंगे। ओके 3 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। इट कैन बी 10 + 6 + 8, 10 6 8 ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन में आपको पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट 24 22 एक्सपेक्ट कर सकते हो कि केस स्टडी बेस्ड आएंगे। बाकी के 3-4 एमसीक्यू होंगे जो 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। अभी तो यही फॉर्मेट चल रहा है, कभी भी चेंज कर सकते हैं सिंगल तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बराबर, बट फिर भी 2 मार्क्स के एमसीक्यू भी इतने लेंथी होते नहीं, आप आराम से कर सकते हो बराबर। तो वैसे ये एमसीक्यूज है। अगर आप ये सब देखोगे लेटेस्ट, तो जैसे ये सितंबर में पूछा था, एमटीपी जुलाई में, दे डिजर्व 2 मार्क्स एमसीक्यू बराबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ऑडिटर कंडक्टिंग ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए इज रिस्पांसिबल टू ऑब्टेनिंग एब्सोल्यूट कौन बोल रहा है? पहले ही गलत हो गया। फिर भी तीनों चेक कर लेते हैं कि क्या वो तीनों सही है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, अनअवॉइडेबल रिस्क will not detect even though audit is planned proper, सही है। The risk is not detecting material misstatement resulting from fraud is higher than risk of not detecting error. Actually पहले चैप्टर 1 में ये रिस्क ऑफ फ्रॉड को लेके, एरर को लेके भी थोड़े क्वेश्चंस आते थे ओल्ड सिलेबस में। अभी तो क्या फ्रॉड का पूरा चैप्टर ही हट गया, बट ये कॉमन बात है, आपको पता होनी चाहिए कि फ्रॉड का रिस्क है दैट विल बी हायर एज कंपेयर टू रिस्क ऑफ एरर, ऑब्वियस। तो ये भी सही है। रिस्क ऑफ ऑडिट नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर। फ्रॉड भी 2 तरह के होते हैं। चैप्टर फ्रॉड का था उसमें हम समझते थे, बट अभी क्या है वो चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है। समझा देता हूं मैं आपको। फ्रॉड 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट फ्रॉड, एक होता है एम्प्लॉय फ्रॉड। तो या तो मैनेजमेंट फ्रॉड करेंगे या तो एम्प्लॉय करेंगे। अभी देखो एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है ना, तो उसमें मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसमें इंटरनल कंट्रोल सरकमवेंट नहीं होगा, इसीलिए वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है। और एम्प्लॉय ज्यादातर फ्रॉड नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर मैनेजमेंट है और वो कंट्रोल कर रहे हैं। बट मैनेजमेंट ही बोले मैनिपुलेट कर दो तो एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में जानबूझ के कुछ छुपाया है तो वो आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करने वाले नहीं है। ऑडिटर को डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, एविडेंस नहीं देंगे, तो फिर आप ऑडिट डिटेक्ट मतलब वो फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यस मैनेजमेंट को डिटेक्ट, मैनेजमेंट फ्रॉड का डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू एम्प्लॉय फ्रॉड को डिटेक्ट करना। ये भी सही है। तो आंसर होगा ए। इनकरेक्ट है ए, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एमटीपी अप्रैल 23। तो यहां पे आपको ट्रू फॉल्स काम लगेंगे, बट फिर भी वो प्योरली कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, उसमें और कुछ है नहीं। ऑडिटेड एफएस आर एब्सोल्युटली फ्री। एब्सोल्युटली कौन बोलता है एब्सोल्युटली भाई? Audit is an official investigation. Not at all. Audit is not an official investigation. Auditor can obtain only reasonable assurance about whether affairs as a whole. ये सही है, and report on it. Audit opinion is assurance as to future viability. Future के बारे में हम कुछ viability नहीं दे सकते। एक बार ऑडिट किया कंपनी को कुछ नहीं होगा, ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ट्रू होगा पॉइंट नंबर्स। चलो नेक्स्ट। Owing to dashed limitations, ऑडिट की लिमिटेशन ऑलवेज क्या होती है? इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब ऑब्वियस। आप कितना भी कर लो ना, आप रिमूव नहीं कर सकते। आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप 100% प्रोसीजर लगा लो, फिर भी वो लिमिटेशन इनहेरेंट रहने वाली है, वो आप रिमूव नहीं कर सकते। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस, देयर इज डैश रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखो अनअवॉइडेबल रिस्क, कंप्लीट रिस्क, ये तो है ही नहीं दोनों। अनअवॉइडेबल रिस्क मतलब आप कितना भी कर लो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहां पे होगा इनहेरेंट लिमिटेशंस, अनअवॉइडेबल रिस्क। एमटीपी जुलाई 24। जस्मीन was of the view that FS are not a guarantee against probable wrongdoings. In FS, what kind of assurance does audit of FS provide? Yes. गारंटी नहीं देता है, तो यहां पे क्या होगा? रीजनेबल हाई लेवल।
ओके, लेटेस्ट अटेम्प्ट में सितंबर 24 में आपको ये क्वेश्चन पूछा था। Messrs DF Associate have been appointed as a statutory editor of JKL Limited। मेरे पास May 24 का नहीं है क्योंकि May 24 में पेपर दिया नहीं था, तो आई डोंट नो कि May 24 में कौन सा एमसीक्यू पूछा था, बट सितंबर में एमसीक्यू पेपर सितंबर नोट्स आएंगे तो वो मुझे पता है। The engagement partner CAD is briefing his engagement team about need of engagement standard, quality control standard in areas of FS, of audit, other type of assurance out of following, which is not correct, why standards are needed। कई बार क्या होगा, ये एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखो एक क्वेश्चन बीच में आया था कि why standards are needed। ओके, यहां पे हमने क्वेश्चन किया था कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है। ओके, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। तो इन्होंने क्या किया, 4 पॉइंट लिए, उसमें से एक नीड नहीं है, तो आपको वो बताना है कौन सी नीड नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे कौन सा सही होगा, देखो स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है, बेंचमार्क एट ग्लोबल, इंप्रूव क्वालिटी, प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट विथ नॉलेज स्किल एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट क्वालिटी। ओके, तो ये सब पॉइंट है। अगर आप यहां पे देखोगे क्वालिटी ये सही है, इक्विप प्रोफेशनल विथ प्रोफेशनल नॉलेज एंड केयर ये भी सही है, यूनिफॉर्मिटी एज एफएस इज कैरिड आउट, यूनिफॉर्मिटी ये भी सही है, और बेंचमार्क, चारों सही लग रहे। यस, यहां पे ग्लोबल की जगह पे क्या लिखा है, लोकल, तो ये गलत है। इज इट क्लियर? तो पूरा पढ़ना, सिर्फ मेन पॉइंट पे मत जाना। ओके, नेक्स्ट, रीसेंट एमटीपी जनवरी 25 की एमटीपी नंबर 1। Practicing chartered accountant have been engaged by company to perform certain procedure related to its trade payables। अभी देखिए आपको अपॉइंट किया गया है कि ट्रेड पेबल के लेके आपको कोई प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। Such agreed procedure include verification of purchase from related party। देखिए आपको करना क्या है कि आपने रिलेटेड पार्टी से क्या क्या परचेस किया है, कंफर्मेशन लेटर भेजो, फैक्चुअल डिस्क्रिपेंसी उस पर आप ऑडिट करो, सॉरी ऑडिट नहीं, बट ये ऑडिट नहीं है। देखो पहले तो ये ऑडिट है ही नहीं, यहां पे आप सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम को उठा के आपको पूछ रहे हैं ये करो, सिर्फ मुझे ट्रेड पेबल को वेरीफाई करना है, तो ये ऑडिट तो बिल्कुल ही नहीं। आपको क्या बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द प्रैक्टिसिंग सीए शैल परफॉर्म वर्क इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। देखो ये पहले तो देखो 4 तरह की सर्विस है, ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस, रिलेटेड सर्विस। ऑडिट में क्या होगा, पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट करोगे, पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट का। रिव्यू में आप फिनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करोगे, रिव्यू में तो क्या होगा, पर्टिकुलरली वर्ड दिया होगा कि इसका आपको रिव्यू करना है, तो रिव्यू भी नहीं है। एश्योरेंस एंगेजमेंट तभी आएगा अदर देन हिस्टोरिकल है, ये ट्रेड पेबल तो हिस्टोरिकल है, तो ये भी नहीं है। रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज में क्या आएगा, कोई भी कंपाइलेशन कर लो एंगेजमेंट या कोई भी रिलेटेड सर्विस, ये तीनों को छोड़ के कोई भी आपको अगर एक्टिविटी करनी है तो वो क्या होगा, रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज सही है, बट ऑडिटिंग की बात नहीं हो रही है, तो फर्स्ट तो नहीं आएगा। सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज एंड एसक्यूसी। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चारों में से कोई भी स्टैंडर्ड करे, एसक्यूसी तो साथ में आने वाला है, वो फॉर श्योर है। तो रिलेटेड सर्विसेज है और एसक्यूसी तो साथ में आएगा ही आएगा, बी लग रहा है। परफॉर्म वर्क ऑडिटिंग ओनली, ऑडिट तो है ही नहीं। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड एसक्यूसी। देखो एश्योरेंस एंगेजमेंट आप करते हो अदर देन हिस्टोरिकल, तो यहां पे हम अदर देन हिस्टोरिकल की बात नहीं कर रहे हैं, तो आंसर आएगा बी। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? ओके चलो नेक्स्ट, अगर आप देखोगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में 2 केस स्टडी ऑलरेडी मॉड्यूल के थे, वो हमने डिस्कस
लेक्चर के साथ ही कर लिए हैं। केस स्टडी नंबर 1, एक्चुअली ये जो केस स्टडी है ना, नहीं ये वाला नहीं, चैप्टर 2 में, एंड केस स्टडी नंबर 2। नाउ एक और एडिशन हुआ है केस स्टडी का, यहाँ पे एमटीपी सितंबर 23, वो देख लो। Sukrit, the CS student, has decided to participate in mega conference of CS students being organized students skill enrichment board of studies operations ICAI to be held in city of South India. He has decided to try his luck for presenting a paper in one of the technical session in conference on topic nature, objective and scope of audit. Chapter 1 ही present कर दिया। He has to first submit approval of soft copy of paper to the competent authority. While preparing draft for the presentation, he has included some paragraph on the topic. Para A require filing of certain gaps, explain nature of audit to prospective audience at conference. B and C certain mislead and false statement which need corrections, and D need certain elaborations. तो ऐसे करके उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है। एक बार ड्राफ्ट पढ़ लेते हैं क्या प्रिपेयर किया है। Audit of financial statement provide dash assurance, reasonable assurance to the users. It is reasonable कैसा होता है? High level. But it is not absolute नहीं होगा। The auditor has to see effect of misstatement. वो नहीं misstatement नहीं, कौन सा होगा? Material misstatement. Misstatement in FS can arise due to fraud or error. बोलो, यहां पे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। तो रीजनेबल, हाई, एब्सोल्यूट, मटेरियल, एरर। रीजनेबल आ रहा है, मॉडरेट नहीं, हाई, कंप्लीट, इन टोटालिटी एंड एरर्स। ओके चलो, यहां पे जो ऑप्शन दिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे तो क्या होगा? तो यहां पे एब्सोल्यूट या कंप्लीट दोनों वर्ड सेम ही है, नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। और द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन टोटालिटी, इन टोटालिटी देख लेते हैं। वैसे मिस स्टेटमेंट जो है वो मटीरियल होता है, यहां पे अगर यहां पे डैश होता तो हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, और एरर तो सही है। तो यहां पे अगर आप देखोगे रीजनेबल, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस और कंप्लीट, या यहां पे एब्सोल्यूट भी आ सकता है, इन टोटालिटी एंड फ्रॉड और एरर। तो आंसर बी, दैट इज द करेक्ट। तो ये पेरे वाइज दिया। देखो कई बार क्या होगा पता है, ये लोग क्या करेंगे, केस स्टडी देंगे बट केस स्टडी जैसा कुछ होगा नहीं। पेरा दिया होगा, पेरा ए बी सी डी, और फिर पेरा ए से एक एमसीक्यू पूछेंगे, बी से एक एमसीक्यू पूछेंगे, सी से एमसीक्यू पूछेंगे, लाइक दैट। ओके, वैसे यहां पे देखो पेरा बी रीड करके ये एमसीक्यू सॉल्व करो। तो पेरा बी में क्या लिखा है? Audit of FS should be organized adequately to cover all aspect of entity relevant to FS being audited. All aspect. Auditor make judgment of reliability, sufficiency of financial information by making study and assessment of accounting system and control. He also carried out appropriate test procedure. Due to professional training knowledge by auditor, he can authenticate. ये गलत बोला. He can authenticate genuineness of document. As an auditor, you cannot authenticate. You are not expert in document. However, he is not expected to perform duties which fall outside the domain of competence. Audit is not official investigator. चलो ये आपको पैराग्राफ दिया है, उसमें से आपको एक एमसीक्यू पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? Which of the following is the false as to the scope? Audit should be adequately cover all aspect. ये सही है कि आपको ऑडिट में स्कोप में सारे एस्पेक्ट को कवर करना होगा। जजमेंट ऑफ रिलायबिलिटी सफिशिएंट, ये भी सही है। ही कैन ऑथेंटिकेट, नहीं पहले ही बोल दिया था मैंने, ये ऑथेंटिकेशन वाला टॉपिक मुझे गलत लग रहा है, ये भी सही है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट पेरा सी पढ़ के थर्ड एमसीक्यू सॉल्व करो। पेरा सी, द प्रोसेस ऑफ ऑडिटर्स फ्रॉम फॉर सर्टेन इनबिल्ट और यू कैन से इनहेरेंट limitations. Inherent limitation of audit may be arise due to nature of financial reporting, nature of audit procedure, need to strike balance between reliability of information and cost. Information being relied upon by auditor cannot lose its reliability due to historical nature.
हाउएवर फ्यूचर इवेंट में अफेक्ट एंटिटी एडवर्सली। फ्यूचर इवेंट का भी टॉपिक आ रहा है, चलो देखते हैं यहां पे क्या पूछा है आपको। पैरा सी, स्टेटमेंट नीड टू बी करेक्टेड इन ड्राफ्ट रिगार्डिंग इनहेरेंट लिमिटेशन। देखो यहां पे आपको क्या करेक्शन करना होगा। करेक्शन तो यहां पे करना पड़ेगा हमें। इनहेरेंट लिमिटेशन, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको सितंबर 23 में पूछा, जब ओल्ड सिलेबस था तब इनहेरेंट लिमिटेशन के मॉड्यूल में 4 ही पॉइंट थे। एक और पॉइंट यहां पे ऐड हुआ है और वो है ऑडिट इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ये न्यू सिलेबस में, अभी तो वो 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एक पॉइंट बदल दिया उन्होंने, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टाइमलीनेस ऑफ रिलायबिलिटी। यहां पे कॉस्ट बेनिफिट वर्सेस का पॉइंट समझा रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट का पॉइंट समझा रहे, बट वो पॉइंट ओल्ड सिलेबस में था। न्यू सिलेबस में अगर आप देखोगे ना तो वहां पे बोलेंगे टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो वो छोड़ो, यहां पे आपको आंसर देना है क्या, इनहेरेंट लिमिटेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट प्रोसीजर और स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट। The information being relied upon by auditor cannot lose its reliability due to historical nature present in NFS. Future event may affect entirely and process of auditor suffer from certain। देखो ये सब सही लग रहा है, आपको एक्चुअली क्या करना है, cannot lose its reliability due to historical nature of financial information presented in FS। तो ये आंसर आएगा, बाकी सब नीड टू बी करेक्टेड, इसको करेक्ट करना होगा, बाकी सब तो सही है। बट यहां पे एक और पॉइंट आएगा, उसकी वजह से ये एमसीक्यू अभी एज पर न्यू सिलेबस वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट पैरा डी, पैरा डी में क्या बता रहे, ओके पैरा डी यही हाँ है। चीफ यूटिलिटी ऑफ ऑडिट लाइड इन रिलायबल एफएस, स्टेट ऑफर्स, बेसिक नेचर, एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस टू यूजर, ऑब्वियस यूटिलिटी, देयर आर सर्टेन अदर एडवांटेज। ओके एडवांटेज को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं पैरा डी में। तो मोरल चेक, यस, appraisal function, chief advantage lies in safeguarding interest of management, it is useful for settling trade dispute। by the way इसमें से कौन सा गलत लग रहा है आपको, ट्रेड डिस्प्यूट तो करेंगे ना, ये सॉल्व करेंगे, अप्रेजल फंक्शन भी है, मोरल चेक भी है, सेफगार्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी करते हैं, कोई गलत ही नहीं है। वो इससे पहले आपने लोकल ग्लोबल किया ना, वैसा है यहाँ पे, देखो अच्छे से पढ़ो। हाँ सिर्फ ओनली मैनेजमेंट का थोड़ी होगा, इंटरेस्ट ऑफ यूजर्स ऑफ एफएस, सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं होगा। समझ में आ रहा है, बाकी सब सही है एडवांटेज, बट ये यूजर के बारे में, यूजर्स ऑफ एफएस के बारे में। और लास्ट पैरा, audit can be considered value even those enterprise when it is not compulsory। in this context which statement is correct? एक्चुअली ये भी केस स्टडी जो है वो कंपनी ऑडिट से लिया है शायद, विल सी टू इट। कंपनीज एक्ट के मुताबिक which of the following correct in relation to companies act? OPC small companies are exempted from audit। कंपनी में क्या होता है, वैसे कंपनी ऑडिट का चैप्टर हटा दिया है ऑडिट में से, बट लो में तो आपने पढ़ा है ना, आपको पता है। ओके कंपनीज ऑडिट कब आता है, सेक्शन 139, उसमें आप ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करते हैं, किसको एप्लीकेबल है, उसमें कोई एक क्राइटेरिया है, इसको एप्लीकेबल है नहीं एप्लीकेबल, ऐसा कोई क्राइटेरिया है, सारी कंपनी को एप्लीकेबल है। ओके ऑल कंपनीज, ऑडिट कंपलसरी है कंपनी को। हाँ फिर रोटेशन किस पे आएगा नहीं आएगा, उसमें आपको एक्सेप्शन आएंगे, स्मॉल को एक्सेप्शन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बराबर। बट ऑडिट तो कंपनी के लिए कंपलसरी है। ये एमसीक्यू भी कंपनी ऑडिट से आया है, तो इसमें से कुछ एक दो एमसीक्यू थे जो ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड थे, बट फिर भी हमने कर लिया, चलो ठीक है।